हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग आइडियल गैस एंड नदी कैनोनिकल एंसेंबल देख रहे थे और हमने सिंगल पार्टिकल जो पार्टीशन फंक्शन है वो इवैल्यूएट कर दिया। ओके, अब हम पूरी गैस जिसमें विच इज़ कंपोज ऑफ एन पार्टिकल्स, उसके लिए पार्टीशन फंक्शन इवैल्यूएट करेंगे, द एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन जिसे हम कहेंगे। और अगेन अभी भी मैं एक्सप्लिसिट पहले कैलकुलेशंस करूँगा। इनफैक्ट मुझे वैसे कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन जो मैथमेटिकल पार्ट है वन पार्टिकल उसमें कर चुके हैं, बट जस्ट ये अगेन वो चीज़ शो करने की कोशिश कि अगर एन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल सिस्टम में है तो जो टोटल पार्टीशन फंक्शन है वो इंडिविजुअल पार्टीशन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, तो और फिर इस फीचर के बाद इस चीज़ को हम सीधे यूज़ करेंगे बाकी सिस्टम, जब हम जैसे पैरामैग्नेटिज्म या कहीं और इसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद मैं डायरेक्टली इस फीचर को बार बार यूज़ करूँगा। ओके, सिस्टम अगर नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं तो एक पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे और एन पार्टिकल्स के लिए उसको उतनी पावर्स रेज कर देंगे। ओके दिस सो तो अब आइडियल गैस कंपोज्ड ऑफ एन पार्टिकल्स, ये एनवीटी। ओके, पूरी गैस को देख रहा हूँ। अब मैं केवल इसके एक पार्टिकल को कैनोनिकल एंसेंबल के सिस्टम की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, पूरी गैस। ओके, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एन पार्टिकल्स, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके, ये गैस जो है इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो डेफिनेटली ये किसी हीट रिजर्वर के साथ कॉन्टैक्ट में होगी, वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, बट ये तो ये खुद एक हीट बात के साथ कांटेक्ट में है। तो इसमें इसकी टोटल एनर्जी जो है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। इन प्रिंसिपल द एनर्जी कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। द टोटल एनर्जी ऑफ दिस गैस विच इज कंपोज्ड ऑफ एन पार्टिकल्स कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। लेकिन आइडियल गैस जब हम कहते हैं तो इट मीन्स नॉन इंटरैक्टिंग। नॉन इंटरैक्टिंग मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच, दो गैस मॉलिक्यूल्स या एटम्स विच एवर इट इज कंपोज ऑफ, उनके बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो है। ओके, द इंटायर एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ओके, बाकी हमने पार्टिकल्स का कोई स्ट्रक्चर वगैरह भी कुछ नहीं लिया है अभी। ओके, पार्टिकल्स जो हैं पॉइंट पार्टिकल्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं, जीरो साइज। ओके, ये हम माइक्रो कैनोनिकल में बात कर चुके हैं। जीरो साइज पार्टिकल होने का मतलब एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स किसी दूसरे पार्टिकल की कोऑर्डिनेट लोकेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर लोकेशन को बॉक्स के अंदर ऑक्युपाई भी कर रहा है उस वॉल्यूम के अंदर, तो दूसरा पार्टिकल पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे वॉल्यूम के अंदर किसी भी कोऑर्डिनेट को ऑक्युपाई कर सकता है। इनफैक्ट इन प्रिंसिपल खुद वो जो पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर दूसरा पार्टिकल भी हो सकता है, क्योंकि साइज इफेक्टिवली जीरो है हर पार्टिकल का। ओके, आइडियल गैस में हमारा ये अजम्पशन है। और हर पार्टिकल जो फिजिकल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है इंडिपेंडेंटली, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। ओके, तो अब पार्टीशन फंक्शन बाय डेफिनेशन इस समय पूरे सिस्टम का है तो मैं z उसे n लिख रहा हूँ। मैंने वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन को स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया था। ओके, जिसका एक्सप्रेशन हमें इस प्रकार का मिला था और इससे हमने जस्ट एक कैलकुलेशन की थी, एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल की, क्योंकि एक पार्टिकल की था तो एवरेज एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी निकली वो एवरेज एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल थी, तो वो 3/2 kT। ओके, और हमने इसे कहा था ये 3 का फैक्टर एक्चुअली इक्विपार्टीशन थ्योरम के कारण आ रहा है। तीनों एक्सिस के लिए बराबर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाफ kT। तीन एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, तो 3/2 kT। ओके, तो जो एन पार्टिकल सिस्टम के लिए जो टोटल पार्टीशन फंक्शन है उसे हम Zn लिखेंगे, और मैं एन भी यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, कैपिटल Z से पता लग रहा है ये टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है। अगेन बेसिक डेफिनेशन पार्टीशन फंक्शन की, लेट मी अगेन रिमाइंड, इस तरह का फैक्टर बोल्ट्जमैन जो फैक्टर है e⁻β सारी स्टेट्स के ऊपर सम करना है आपको, और स्टेट्स के बजाय अगर हम एनर्जीज़ के ऊपर सम करना चाहते हैं तो e⁻β के साथ उसका करस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और जब अगर हम कंटिन्यूस केस की तरफ ट्रांजिशन करने की सोच रहे हैं तो ये ई के साथ हमने एनर्जी के साथ इंडेक्स को ड्रॉप कर दिया। मैंने अभी भी समेशन लिखा है, अभी मैं पूरी तरह इंटीग्रेशन पे नहीं गया हूँ, बट उसकी तरफ अगर हम जाएं तो एनर्जी के ऊपर ओके कंटिन्यूसली सारी वैल्यूज़ को लेते जाएंगे, और जी आई को हम दिस कैपिटल ओमेगा ई, ओके, उस पर्टिकुलर एनर्जी पे कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, जिसे हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल या जनरल ट्रीटमेंट में हम नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स कहते हैं, पर यहाँ पे ये बेसिकली आप इसे डीजनरेसी फैक्टर सोच सकते हैं। अच्छा, उस पर्टिकुलर एनर्जी ई के करस्पॉन्डिंग कितनी माइक्रो स्टेट सिस्टम को उस समय एक्सेसिबल है, और इसको हम कंटिन्यूस केस में प्योरली ले जाएँ तो कंटिन्यूस केस में e⁻β एंड दिस क्वान्टिटी इज रिप्लेस्ड बाई दिस एंड एन इंटीग्रल, ओके, विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स, इंटीग्रल डी ओमेगा, द मेजर ऑफ इंटीग्रल अपॉन h⁻3n। एक एक सेल का जो साइज़ है वो इतना है, तो कुल मिला के कितनी स्टेट्स हैं एक छोटे से एनर्जी रेंज में, एक छोटा सा एक्सेसिबल वॉल्यूम जो है उसके अंदर इतनी स्टेट्स। ओके, और ये 1/फैक्टोरियल का फैक्टर, ये हम इंडिस्टिंग्विशबिलिटी, इस समय हमें फैक्टर लेना है। ओके, ये इक्वल टू से नहीं आ रहा है, लेकिन z जो इस सिस्टम का है वो बेसिकली आपको ये लेना पड़ेगा, जो हमने गिब्स पैराडॉक्स में देखा था। इंडिस्टिंग्विशबिलिटी का नोशन हमें क्वांटम मैकेनिक्स से बोरो करना पड़ता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी अगर हमें सही रिजल्ट चाहिए तो इंडिस्टिंग्विशबिलिटी का नोशन हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो ये फैक्टर, ओके, ये आ गया। और मैं अगेन इंटीग्रेशन के लिमिट्स रिमाइंड करना चाहूँगा, ये इंटीग्रेशन बेसिकली इस समेशन से आया है।
आपको ऑल पॉसिबल जितना ये एनर्जी कंट्रीब्यूशन जहाँ से आ सकता है सारी पॉसिबल स्टेट्स के ऊपर सम करना है बेसिकली आपको। ओके तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली आपकी उससे डिटरमिन होती है। इस समय मेजर ऑफ इंटीग्रल आपका फेज स्पेस, आपने इंटीग्रल को एक फेज स्पेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके कोई ज़रूरी नहीं है हम हमेशा इसे फेज इंटीग्रल में जाके ही इस इंटीग्रेशन को करें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आप पैरामैग्नेटिक्स देखेंगे, आइडिया केवल ये है आपको सारी स्टेट्स के ऊपर या एनर्जी वैल्यूज़ के ऊपर ये समेशन किस तरह से करना है। तो नॉर्मली हम कंटिन्यूस केस में इसको फेज स्पेस में चले जाते हैं और फेज स्पेस में जाके फिर ये वाला इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं। बट डूइंग दिस इंटीग्रल वी मस्ट रिमेंबर ये इंटीग्रेशन हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एनर्जीज़ के ऊपर करना है। ओके इस समय एनर्जी बाउंडेड नहीं है, तो एनर्जीज इन प्रिंसिपल 0 to इन्फिनिटी रेंज कर सकती है टोटल सिस्टम की। ओके और जब फिजिकल वॉल्यूम की जहाँ तक बात आएगी, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन में आपके कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे Q1 Q2 Q3, या मैं उनको इस केस में x1 y1 z1 x2 y2 z2 ही लूँगा, तो वो जो हैं उनकी जो रेंज है वो इस तरह से है कि पार्टिकल बॉक्स से बाहर नहीं हो सकता है। अगर आप क्यूब सोचें तो x कोऑर्डिनेट किसी भी पार्टिकल का 0 से और l के बीच होगा, y कोऑर्डिनेट भी और z कोऑर्डिनेट भी। सो दिस तो ये इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इफ़ वी आर एबल टू डू दिस इंटीग्रेशन वी कैन गेट द टोटल पार्टीशन फंक्शन एंड देन वी कैन डिराइव द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सिस्टम। इस समय E जो है, या जिसको मुझे E टोटल लिखना चाहिए था, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल हैमिल्टोनियन भी आप कह सकते हैं। ओके फेज स्पेस वेरिएबल के टर्म्स में सोच रहे हैं तो हैमिल्टोनियन फंक्शन है वो क्यूज और पीज का, लेकिन वो इंडिविजुअल वन पार्टिकल काइनेटिक एनर्जीज जो हैं उनका सम है। पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम में है नहीं, आइडियल गैस हमने आपको सपोज किया है, तो जो टोटल एनर्जी किसी भी टाइम पे इस सिस्टम की है वो E1 + E2 + दिस, और हर कोई जो टर्म है वो p²/2m नेचर का है। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी p²/2m एंड दिस। हमने जब एक पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन निकाला था, हम इस तरह के एक फैक्टर के साथ ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। उस समय एक सिंगल एनर्जी थी और उसकी वैल्यू p²/2m, तो उसके साथ हम ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। पर अब की बार E में इस तरह के बहुत सारे सम हैं। ओके सो लेट्स ट्राई टू इवैल्यूएट दिस फैक्टर, द टोटल पार्टीशन फंक्शन ऑफ द गैस। टोटल पार्टीशन फंक्शन 1/n इंडिस्टिंग्विशबिलिटी फैक्टर h⁻3n, सेल का साइज बाहर ले आए, ये इंटीग्रल, ठीक है। d ω बेसिकली जो आपका फेज स्पेस है, ये दिस इज अ फेज स्पेस। ओके दिस इज q, दिस इज p, ऑल q's एंड p's रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से हमने कर दिया। d ω इसमें कहीं एक छोटा सी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट, 6 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट, तो उसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है। ओके E का जो एक्सप्रेशन लिखा था इंडिविजुअल p²/2m का सम है I = 1 to n। आपके सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, लेट मी राइट डाउन द लिमिट। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। P1 अगर है मतलब वो फर्स्ट पार्टिकल का टोटल वेक्टर मोमेंटम, तो उसका मॉड उसका स्क्वायर/2m। ओके ये, लेकिन यहाँ ध्यान कीजिए फिर से, इसको आप इस तरह से सोच सकते हैं। अच्छा n टर्म्स हैं जो एक ही तरह के हैं, n टर्म्स फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो नेचर है एनर्जी में कंट्रीब्यूशन टर्म का p²/टर्म, वैसे ही सेकंड के लिए, वैसे ही थर्ड के लिए, वैसे ही फोर्थ के लिए। लेकिन इसमें से इंडिपेंडेंटली आप किसी एक पार्टिकल के लिए ये टर्म उठाएं तो ये टर्म खुद, उसमें एक x कंट्रीब्यूशन और एक y कंट्रीब्यूशन और एक z कंट्रीब्यूशन है। p² = px² + py² + pz²। तो इफेक्टिवली अगर आप क्वाड्रेटिक टर्म्स देखें तो क्वाड्रेटिक टर्म्स इसमें n और हर एक टर्म के अंदर 3 टर्म्स हैं, तो कुल मिला के इस तरह के क्वाड्रेटिक टर्म्स इसके अंदर 3n है। ओके इस टर्म के अंदर कुछ इस तरह के 3n टर्म्स आपके पास हैं। ओके यस, और अगर किसी एक पार्टिकल के टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हम देखें तो दैट इन प्रिंसिपल कैन रेंज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। टोटल सिस्टम की एनर्जी 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। ओके और इनफाइनाइट एनर्जी होने के कारण किसी एक पार्टिकल की एनर्जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इन प्रिंसिपल 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो जो मोमेंटम है एक पार्टिकल का, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, वो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है एक सिंगल पार्टिकल के मोमेंटम की, बट वो मोमेंटम 0 भी हो सकता है, पार्टिकल मोमेंटली एट रेस्ट, या वो वेरी वेरी हाई इन प्रिंसिपल इन्फिनिटी भी हो सकता है। और अगेन एक एक जो मोमेंटम कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड उसके x, y और z कंपोनेंट से इस तरह से रिलेटेड है। यहाँ पे जो मैं नोटेशन यूज़ किया है, p1 फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, px1 उसका x कंपोनेंट, py1 y कंपोनेंट एंड pz1। तो अगर ये क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड 0 to इन्फिनिटी कहीं भी रेंज कर सकता है, तो इसके जो इंडिपेंडेंटली x, y, z कंपोनेंट्स हैं ये भी 0 to इन्फिनिटी रेंज कर सकते हैं। ओके सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में भी हम फेज स्पेस के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ ये वाला फैक्टर नहीं होता है, बट ये इंटीग्रेशन तो हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ एनर्जी पे रिस्ट्रिक्शन होती है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल मतलब सिस्टम की टोटल एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी शेल, तो उस फिक्सिंग के कारण मोमेंटम्स के बीच जो भी रिलेशन है
मोमेंटा या उनके कंपोनेंट्स के बीच, वो सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ओके, क्योंकि ई की वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ ई द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन इन प्रिंसिपल रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर हम अभी एग्जैक्ट लिमिट्स के टर्म में ना सोचें, लेकिन ई की लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी हैं बेसिकली। तो ई की लिमिट्स अगर ऐसे वेरी कर रही हैं तो पी की लिमिट्स जो हैं वो भी 0 टू इन्फिनिटी, और इसके एक एक कंपोनेंट की जो लिमिट्स हैं दैट ऑल्सो रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ओके दिस। तो ई अगेन सम है जैसा माइक्रोकंट्रोलर एंसेंबल में था इन टर्म्स का, बट ई इस समय कंस्ट्रेंट नहीं है कि ई की वैल्यू इससे इस और इस रेंज के बीच है, इसलिए आपको ये फ्रीडम मिलता है, ओके। एक्चुअली मैथमेटिकल ईज जो कैनोनिकल एंसेंबल ऑफर करता है उसका एक रीज़न ये भी है, यहाँ आपके जो इंटीग्रल्स हैं अलग अलग मल्टीपल इंटीग्रल्स वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, ओके। कैसे वो आप यहाँ देखें फिर से, वो वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन में भी आप देख चुके हैं, बट लेट्स सी इट अगेन। ये z इज इक्वल टू ये फैक्टर इतना ही, इस इंटीग्रल को मैंने बीटा और ई की वैल्यू ही लिख दी 1 इक्वल टू n वेक्टर मोमेंटम स्क्वायर्ड बाई 2m, इंडिविजुअल पार्टिकल के वेक्टर मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, सारे n पार्टिकल्स के ऐड किया बीटा ई, और जो मेरा मेजर ऑफ इंटीग्रेशन है उसको मैंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया है। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स के लिए q1 q2 यूज़ नहीं किया है, x1 y1 z1, ठीक है, उसके इसमें हमें समझना ज़्यादा आसान रहेगा। तो जो 6n डायमेंशनल हमारा एलिमेंट्री वॉल्यूम है उस छोटे से हाइपर क्यूब की जो साइज़ हैं, एलिमेंट्री हाइपर क्यूब के जो साइड्स हैं dx1 dy1 dz1 करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट पार्टिकल, dx2 dy2 z2 दिस, एंड सिमिलरली dxn, ये केवल कोऑर्डिनेट्स वाला कंट्रीब्यूशन हुआ, dq1 dq2 dq3 की था। और ऐसे ही मोमेंटम वाले dp1 dp2 dp3 जिसे हम लिखते हैं, इस समय मैंने dpx1 dpy1 dpz1 फर्स्ट पार्टिकल के 3 मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग, फिर दूसरे पार्टिकल के dpx2 एंड दिस एंड दिस। तो कुल मिला के इस तरह के 6n इंटीग्रल्स आपको करने हैं, इस सिंगल इंटीग्रल साइन के अंदर 6n इंटीग्रल्स हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ये सारे के सारे इंटीग्रल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। पहले तो स्पेस और मोमेंटम में इस समय कोई मिक्सिंग नहीं है, स्पेस इंटीग्रल्स अलग और मोमेंटम इंटीग्रल्स अलग, ओके। इनफैक्ट बेसिकली ये फंक्शन पॉसिबली जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये स्पेस और एक्स और पी को मिक्स करता सकता था, पर आइडियल गैस के लिए इसमें केवल मोमेंटम अपेयर होते हैं। तो अगर ये मिक्सिंग करेगा ही तो ये केवल मोमेंटम की करेगा, हम वो देखेंगे, अभी मोमेंटम की भी मिक्सिंग नहीं होने वाली इसमें, बट अगर ये मिक्सिंग कर सकता है तो केवल मोमेंटम की। तो हमारे स्पेस इंटीग्रल्स अलग हो गए और वॉल्यूम इंटीग्रल अलग। और स्पेस इंटीग्रल्स भी आप देखें, एक पार्टिकल के जो x1 y1 z1 की रेंज है वो जो भी हो उससे x2 y2 z2 की रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइडियल गैस में हमारा जो सपोजिशन है एक पार्टिकल जीरो साइज ऑक्यूपाई करता है, तो ये जो इंटीग्रेशंस हैं स्पेस इंटीग्रल्स, एक्चुअल फिजिकल स्पेस में जो इंटीग्रल्स हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट। मुझे एक स्टेप यहाँ पे और लिखना चाहिए था, एक पहले इंटीग्रल जिसके अंदर 3 इंटीग्रल छुपे हुए हैं उसमें ये पूरा मेजर आना चाहिए था, ये वाला ऊपर वाला। लेकिन फिर एक के अगर आप इन्हें वेरिएबल्स के टर्म में सोचें, x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और x3 y3 z3 उनसे भी इंडिपेंडेंट है। तो सारे के सारे अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ये सारे के सारे इंटीग्रल्स आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। और ये सारे के सारे इंटीग्रल्स कहाँ परफॉर्म होने हैं? ओवर द फिजिकल वॉल्यूम v। जो आपका कंटेनर है उसका वॉल्यूम अगर v है, कोई ज़रूरी नहीं है मेरा कंटेनर क्यूब शेप्ड का ही हो या रेक्टेंगुलर या किसी रेगुलर शेप का, वो जिस भी शेप का है ये इंटीग्रेशन मुझे उस टोटल फिजिकल वॉल्यूम के ऊपर करना है। तो एलिमेंट्री फिजिकल वॉल्यूम का एलिमेंट का इंटीग्रेशन अगर किसी वॉल्यूम के ऊपर करूँ तो v, यहाँ से भी v। ये चीज़ माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में भी ये वाले इंटीग्रल्स तो ऐसे ही इवैल्यूएट हुए थे, ओके बस। तो यहाँ से मुझे कुल मिला के मिलेगा b पावर n का फैक्टर। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हियर, ये जो e टू द पावर बीटा h का जो हमारा फैक्टर था इसमें p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर इस टाइप के टर्म्स हैं, ओके। बट एक्सपोनेंशियल की जो खूबसूरती है वो ये है e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। तो e टू द पावर p1 स्क्वायर बाई 2m को मैं थोड़ी देर के लिए बोलने में छोड़ देता हूँ। e टू द पावर p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर अगर आपके पास है तो वो दो एक्सपोनेंशियल्स का प्रोडक्ट है, एक e टू द पावर p1 स्क्वायर और एक e टू द पावर p2 स्क्वायर। तो जो हमारा इस सिस्टम का पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन है उसके कारण जो मोमेंटम के इंटीग्रल्स हैं वो भी सेपरेट आउट हो जा रहे हैं। ये मोमेंटम के भी इंटीग्रल, फर्स्ट पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम इंटीग्रल है वो अलग, e टू द पावर बीटा उसमें केवल p1 स्क्वायर बाई 2m आया, और p1 के जो 3 कंपोनेंट्स हैं px1 py1 pz1 इन 3 के ऊपर इंटीग्रल। ऐसे ही सेकंड, मैंने सेकंड में यहाँ लिखा नहीं, यहाँ p1 की जगह p2 हो जाएगा, px1 की जगह px2 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही थर्ड फोर्थ, तो जो nth पार्टिकल है उसका ये। तो जो हमने बहुत सिंपल सिस्टम लिया है उसके कारण यहाँ पे कितनी ईजिली स्पेस और मोमेंटम इंटीग्रल सेपरेट आउट हो गए। माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में
स्पेस इंटीग्रल्स तो वहाँ भी सेपरेट हो गए थे, पर मोमेंटम इंटीग्रल्स सेपरेट नहीं हुए थे। ओके जबकि वहाँ इस तरह का फैक्टर भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मोमेंटम इंटीग्रल्स सेपरेट क्यों नहीं हुए थे? लेट मी अगेन रिमाइंड, वहाँ एनर्जी पे रिस्ट्रिक्शन थी। तो अगर एक एनर्जी का कंपोनेंट सोचिए बहुत हाई वैल्यू ले लेता है, ये कंपोनेंट अगर बहुत हाई वैल्यू पे है, तो बाकियों के लिए ऑटोमेटिकली उनकी जो रेंज है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनका टोटल सम कांस्टेंट रखना है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बेसिकली जिसे हम कहते हैं इस समय इंटीग्रेशन जो मोमेंटम स्पेस में है वो पूरी पॉसिबल रेंज के ऊपर है। जो किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंटम है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी मतलब डायरेक्शन के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसके कंपोनेंट्स पे आऊँ तो किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंटम सारी रेंज कवर करता है। तो ये सारे इंटीग्रल्स इसलिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। ओके इस फैक्टर की प्रेजेंस के बावजूद ये फैक्टर खुद इस तरह से सेपरेट आउट हुआ, एक एक्सपोनेंशियल केवल p1 स्क्वायर का, और एक केवल p2 स्क्वायर का, और एक केवल p3 स्क्वायर का, और एक केवल pn स्क्वायर का। तो ये n सेपरेट इंटीग्रल्स आपके बन गए, और ये सारे इंटीग्रल्स एक ही फॉर्म के हैं, केवल वेरिएबल का नाम चेंज है। यहाँ p1 स्क्वायर है और मेजर डी क्यूब p1 है, यहाँ p2 स्क्वायर डी क्यूब p2। तो बेसिकली मुझे एक ही तरह के n इंटीग्रल्स परफॉर्म करने हैं, और ये जो मुझे एक पर्टिकुलर इंटीग्रल करना भी है, ओके ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये जो हमने वन पार्टीशन फंक्शन निकाला था, ये एग्जैक्टली वही वाला इंटीग्रल है। प्लीज़ चेक, ये 1 माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m डी क्यूब एक्स का इंटीग्रल हमने अलग कर दिया था, उसके बाद p का इंटीग्रल बचा था ये वाला, ये एग्जैक्टली यही इंटीग्रल है। और ये इस इंटीग्रल को भी हमने कैसे किया था? इस इंटीग्रल को हमने कहा था इसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट में ब्रेक कर दें। खुद एक जो p है वेक्टर p, उसको भी उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, तो तीन एक ही तरह के इंटीग्रल बनते हैं। तीनों इंटीग्रल फिर से सेपरेट आउट क्यों हुए? पी एक्स की वैल्यू से पी वाई की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती है, ऐसे बोलना चाहिए। पी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो पार्टिकल का एक्स मोमेंटम कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर पार्टिकल का भी, तो उससे उस पार्टिकल का वाई मोमेंटम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही है कि नहीं उसका वाई मोमेंटम अब इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि एनर्जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। सो दिस, तो इंडिपेंडेंटली तीन इंटीग्रल्स, तो ये जो है ये हम इवैल्यूएट कर चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी हर पार्टिकल के लिए ये, और हर एक इंटीग्रल को आप फिर से तीन इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से हर एक इंटीग्रल प्री एक्स का इंटीग्रल भी किसी भी पार्टिकल का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रन करेगा, पी वाई वाला भी और पी जेड वाला भी। माइनस और प्लस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि पॉजिटिव में जा रहा है, ऐसी पी वाई ऐसी पी जेड। इनफैक्ट ये जो एक एक पार्टिकल का इंटीग्रल है, इसको आप बिना इस तरह से ब्रेक किए, इस तरह से ब्रेक करने का मेरा सेंस है आप इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं, पर आप इसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके भी कर सकते हैं। ओके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एंगल्स के ऊपर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 4 पाई मिलेगा, फिर 4 पाई पी स्क्वायर डी पी का इंटीग्रल आपको करना होगा। और लेकिन जो पी फिर मोमेंटम का केवल मैग्नीट्यूड है, तो इसकी रेंज केवल 0 से इन्फिनिटी तक होगी, इसमें माइनस साइन नहीं आएगा। तो ईदर वे यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ओके इनफैक्ट इसको आप पूरे जो मोमेंटम के सारे इंटीग्रल्स हैं इनको भी एक साथ इस ट्रिक से कर सकते हैं, बट दैट इज़ मोर इन्वॉल्व इन दिस केस। तो ये दिस सीम्स टू बी मच ईजियर, हम इस मेथड से प्रोसीड करते हैं दिस। तो मुझे मैथमेटिकली नया कुछ नहीं करना है। ओके ये लिखा इंडिपेंडेंट, लेकिन आप देख रहे हैं वर्क किस तरह से कर रहा है। स्पेस के जो इंटीग्रल्स हैं ये भी फर्स्ट पार्टिकल का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, और मोमेंटम के इंटीग्रल्स भी। तो यही वो रीज़न है कि हम n पार्टिकल जब पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं तो वो एक एक पार्टिकल के लिए जितना कंट्रीब्यूशन है उसका n टाइम्स हो जाता है, पावर n हो जाती है उसकी। ओके दिस, तो ये जो हमारा z है, मैं इसको अब ऐसे लिख रहा हूँ 1/n 1/h⁻3n, और उसको मैं 1/h³ लिख रहा हूँ। ओके v पावर n, ये इंटीग्रल्स के v पावर n, और इनमें से एक इंटीग्रल को अगर मैं i³ लिखूँ तो i³ की पावर n। i³ क्यों लिखा? i क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये इंटीग्रल खुद हमने वन पार्टिकल केस में इवैल्यूएट कर रखा है, ये खुद तीन इंटीग्रल से इवैल्यूएट होता है, और तीनों इंटीग्रल्स बराबर होते हैं। इनमें से किसी एक इंटीग्रल को हमने i लिखा था, ये मैंने इवैल्यूएट कर रखा है, इसलिए मैं फिर से नहीं करूँगा। तो सिंपली i³ n। ओके 1/n, इसकी भी पावर n, इसकी भी पावर n, इसकी भी पावर n, तो इस होल फैक्टर की पावर n। और जिस चीज़ की ओवरऑल पावर n है, प्लीज़ चेक, दिस इज़ द वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। जो हमने वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकाला था, आप उसे फिर से चेक कीजिए, वो इतना ही बना था 1/h³ और सम पर्टिकुलर इंटीग्रल 3 बार i, और ये i यही वाला है जो i यहाँ पे आ रहा है। तो यू कैन सी द n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन अगेन कम्स आउट टू बी सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन टू द पावर n
फैक्टराइजेशन या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीशन फंक्शन जिसे हम कह रहे हैं वो अगेन होल्ड कर रही है। हाँ, अलग से फैक्टर इसे आप कह सकते हैं ये मुझे बाई हैंड रखना पड़ेगा, मतलब आगे से मैं सिस्टम्स में ऐसे करूँगा, वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकालूंगा और एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द पार्टिकल्स आर नॉन इंटरेक्टिंग। ये ज़रूरी है इंटरेक्शन ना हो आपस में। तो अगर सिस्टम नॉन इंटरेक्टिंग है तो सीधे वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन इवेल्युएट करके उसको पावर एन रेज कर देंगे, और अगर डिस्टिंग्विशबिलिटी का भी नोशन भी हमें ध्यान रखना है वहाँ पे, तो 1/फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो पूरे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन हमारे लिए ये निकल जाएगा। तो इसेंशियली सिस्टम्स के लिए जो हमारी प्रॉब्लम है वो केवल इसेंशियली रिड्यूस हो जाएगी केवल वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। आप वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन फाइंड कर दीजिए, उसको पावर एन रेज करो, फैक्टोरियल एन से डिवाइड करो, आपका एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, सो और एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस क्वांटिटी, वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन हमने एवेलुएट कर रखा है विच कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये तो इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो आई डायरेक्टली गेट इसकी पावर n हो जाएगी, ओवरऑल की पावर n, और एक 1/फैक्टोरियल n का फैक्टर और आ जाएगा। सो दी पार्टीशन फंक्शन फॉर द टोटल गैस मतलब जिसमें n पार्टिकल्स हैं, जिसका वॉल्यूम v फिक्स्ड है और जिसका टेम्परेचर T फिक्स्ड है, कैनोनिकल एनसेम्बल कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे अगेन कुछ टर्मिनोलॉजी है बेसिकली ये, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट यहाँ से एक आइडिया आता है। KBT मैंने पहले भी कहा था ये थर्मल एनर्जी का मेज़र है। ओके, एग्जैक्टली आप इसे थर्मल एनर्जी ना भी कहें, थर्मल एनर्जी का मेज़र कह सकते हैं। मतलब टेम्परेचर के कारण जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे इतनी एनर्जी होती है, ये एनर्जी रैंडमनेस को प्रमोट करती है। एक्चुअली पैरामैग्नेटिज्म में और क्लियर होगा, ये रैंडम मोशन, थर्मल एनर्जी का मतलब ही होता है रैंडमनेस से रिलेशन है, तो ये रैंडमनेस को वो कर रहा है। लेकिन इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम एक वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वैसे उसमें 2π का फैक्टर नहीं आता है, बट ये जो फैक्टर है ओवरऑल डायमेंशनली अगर आप इसे देखें तो ये इन्वर्स वेवलेंथ को डिफाइन करता है। ओके, दिस वेवलेंथ का स्क्वायर है यहाँ पे, इन्वर्स वेवलेंथ का, बट दिस ये फैक्टर जो है इसे हम कहते हैं थर्मल वेवलेंथ। अगर कोई सिस्टम है, आप एक एक्चुअल पार्टिकल सोचें जो अगर इतनी एनर्जी कैरी कर रहा है काइनेटिक फॉर्म में, तो उसकी अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें तो वो इतनी बनती है, उसमें पाई का फैक्टर नहीं होता है दिस। तो इंक्लूडिंग द फैक्टर ऑफ पाई हम इस चीज़ को कहते हैं द करस्पॉन्डिंग थर्मल वेवलेंथ। जिस टेम्परेचर T पे वो सिस्टम मेंटेन्ड है तो उसके एक पार्टिकल की जो करस्पॉन्डिंग थर्मल वेवलेंथ है ये। और जस्ट टू कोट, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट, माना हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन ही है, तो आप इसे हमारे एटमॉस्फेयर का भी एग्जांपल समझ सकते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है लगभग 298 केल्विन पे, उसके लिए लैम्डा T अगर इवेलुएट किया जाए ये लगभग 0.19 एंगस्ट्रॉम बनता है। ओके, बोर रेडियस अगर आपको ध्यान हो, जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस होता है जिसे हम A0 लिखते हैं नॉर्मली, ये 0.5 एंगस्ट्रॉम, हाफ एंगस्ट्रॉम के अबाउट होता है। तो ये वेवलेंथ जो है ये एक एटॉमिक डायमेंशन से कम है। ओके, अब ये फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों हम कई बार आप डिस्कशंस में या कई लेक्चर्स में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कई बुक्स में इस फैक्टर को हम इस तरह से लिख देते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात ये आती है, अभी तो हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, पर हम देखेंगे कभी कभी क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज़ करनी पड़ती है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट करते हुए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ डेवलप करने पड़ते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स कब इंपॉर्टेंट होती है? बेसिक आइडिया यह है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करूं, जब जो थर्मल वेवलेंथ है अगर वो इंटर पार्टिकल सेपरेशन से ज़्यादा हो जाए तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मतलब आपको क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही सही रिजल्ट मिलेंगे, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसा क्यों है इसको मैं क्वालिटेटिवली आपको समझाऊँ। बेसिकली थर्मल वेवलेंथ को आप ऐसे समझिए, कोई पार्टिकल है उसका उससे एसोसिएटेड साइज़ है ये। ओके, माना ये लैम्डा T किसी पार्टिकल का इतना है, तो आप ये सोच सकते हैं थर्मल एनर्जी के कारण वो पार्टिकल इतने रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है। बेसिकली उसके जो मोशन हो रहा है, रैंडम थर्मल मोशन, उसके कारण वो पार्टिकल की लोकेशन इस हद तक अनलोकलाइज्ड है, उस पार्टिकल का साइज़ इस ऑर्डर का है। ओके, रफली। अब अगर कोई गैस है किसी कंटेनर में, गैस की डेंसिटी कम है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है, आपने उसमें कुछ ही पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो एवरेज दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अगर सिचुएशन ये है, एक पार्टिकल की जो वेवलेंथ है लगभग जो उसके साइज़ को बता रहा है, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी क्वालिटेटिव, और ये दूसरा पार्टिकल, अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो साइज़ है
वो उनकी एवरेज सेपरेशन के मुकाबले लार्ज है, तो आप इस पार्टिकल को अलग और इस पार्टिकल को अलग ट्रीट कर सकते हैं। मैं क्वांटम मैकेनिकल लैंग्वेज में कहूँ तो इसका वेव पैकेट और इसका वेव पैकेट अलग अलग है, सुपरपोज नहीं है किसी रीजन में, एप्रिशिएबल सुपरपोजिशन तो एटलीस्ट नहीं है। तो फिर आपको क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज़ से ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंडिपेंडेंटली एक पार्टिकल और इसको एक पार्टिकल से भी ट्रीटमेंट करें तो यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। पर अगर सोचिए इसी सिस्टम में अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, आपने उसी वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स ले आए, अगर आप डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, एवरेज इंटर पार्टिकल जो सेपरेशन है वो कम हो गया है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो एवरेज सेपरेशन है अब कम है, तो उस समय आप इस तरह की सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, एक पार्टिकल का जो थर्मल उसके कारण जितना उसे एरिया या वॉल्यूम असाइन हो रहा है, दूसरा पार्टिकल भी उसी में इंक्रोचमेंट कर रहा है, इंटर पार्टिकल सेपरेशन अब कम है, तो हो क्या रहा है, क्वांटम मैकेनिकल लैंग्वेज में दोनों के वेव पैकेट्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो फिर आपको क्वांटम मैकेनिकल आइडियाज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप दोनों को इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स क्लासिकल मैकेनिक्स के सेंस में काम करना नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये भी एक पार्टिकल है ये भी पार्टिकल है, बस पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करते हुए क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह वर्क करते हुए काम चल जाएगा। नहीं, अगर इंटर पार्टिकल सेपरेशन बहुत कम हो गया है, वो इस लैम्डा टी के ऑर्डर का या इससे कम हो चुका है, तो यू हैव टू टेक क्वांटम इफेक्ट्स इनटू कंसिडरेशन और दिस, तो इसलिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। बट फॉर द मीन वाइल हमारे लिए केवल एक नोटेशन है, ठीक है, अभी के लिए हम ये एक्सप्रेशन, तो अब हमने पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया, तो अब थर्मोडायनेमिक्स डेवलप करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द आइडियल गैस ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में किया था। अब की बार कैनोनिकल एंसेंबल में कैलकुलेशन करते हैं। कैनोनिकल एंसेंबल में सारी कैलकुलेशंस आपकी ZN से होती हैं या उसके लॉग से होती हैं बेसिकली। तो इसका लॉग अगर मैं लिखूँ पहले इस टर्म का n log v, इस टर्म को मैं 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो प्योरली कांस्टेंट है, 2 pi m और h स्क्वायर, तो उसका लॉग अलग और उसकी पावर 3n/2 यहाँ आ गई। उसके अलावा 3n/2 टाइम्स kBt, इस फैक्टर को अलग, लॉग नेचुरल kBt, ठीक है। इसको भी मैं कभी कभी 2 पार्ट्स में ब्रेक करके कर सकता हूँ, लॉग नेचुरल kB प्लस लॉग नेचुरल t, दोनों 3n/2 से मल्टीप्लाइड है। और लास्ट में ये टर्म का लॉग अगर आप लेंगे तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन से आप इसे n log n-n में ब्रेक कर सकते हैं, ओके, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन से। डिनोमिनेटर में है फैक्टर, तो लॉग में माइनस होके ऊपर जाएगा। सो ये लॉग ZN का एक्सप्रेशन, ओके। लॉग ZN से हम कैलकुलेशन करेंगे कैनोनिकल एंसेंबल में जो हमारा कनेक्टिंग पोटेंशियल होता है वो होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ओके। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी U - TS, रिमेंबरिंग DU इतना होता है, अगर DF का एक्सप्रेशन याद नहीं भी है, DF हम इतना निकाल सकते हैं। बेसिकली T और S में एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये टर्म स्वैप हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -SDT, और बाकी ये टर्म्स ऐसे ही रहेंगे, तो ये DF। और यहाँ पे मैंने जो ये ZN log n ZN है, इसके एक्सप्रेशन को कुछ और फॉर्म्स में भी लिखा है, ओके। जैसे यहाँ फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे n log n v को log ऑफ v पावर n, ऐसे ही सेकंड टर्म, ऐसे ही थर्ड टर्म, क्योंकि ये फॉर्म्स भी कहीं कहीं पे यूज़फुल हो सकती हैं, ओके, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं। और इन लॉग्स को मैं इस तरह से भी कंबाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स में अगर फिर से मैं n कॉमन लूँ, ये 3n/2 को बाहर लाएँ लॉग में जितना फंक्शन की जो पावर है, लेकिन पूरे 3n/2 को नहीं, केवल n को, तो n टाइम्स log n ऑफ दिस क्वांटिटी की पावर 3/2 प्लस n, तो n अगर आप कॉमन ले लें तो वेरियस अलग अलग फॉर्म्स आपकी इक्विवेलेंट हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन आपको करने हैं, तो पता नहीं कहाँ पे कौन सी फॉर्म्स यूज़फुल हो, तो मैंने सारी यहाँ पे लिख के रखी हुई है। तो अब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है -kBt log ZN, तो -kBt टाइम्स दिस फैक्टर, ओके। एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इन द कैनोनिकल फॉर्मुलिज्म -∂F/∂T कीपिंग Vn कांस्टेंट। कहाँ से, मैंने यहाँ से रीड किया है, ∂F/∂T कीपिंग Vn कांस्टेंट विद अ माइनस साइन। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियल वाला, v और n को कांस्टेंट, तो आप ये सीधे सीधे यहाँ पे कर सकते हैं, -kBt तो ऐसे ही रहेगा, नहीं इनफैक्ट आप डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी, एक बार इस टी का डिफरेंशिएशन होगा तो आपको मिलेगा kb टाइम्स log नेचुरल z, माइनस साइन को कैंसिल कर देगा, kb ln z। लेकिन उसके बाद log नेचुरल zn के अंदर भी t डिपेंडेंस है, लेकिन ये t डिपेंडेंस केवल एक टर्म में है, बाकी जब हम t के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ से आपको 0 मिलेगा, v और n कांस्टेंट, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, और इस डिफरेंशिएशन को भी आप ऐसे करके करें, log नेचुरल kb अलग, तो वो पूरा टर्म कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, log नेचुरल t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो 3n/2 टाइम्स 1/t। तो आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करके, ये डिफरेंशिएट करके 2 टर्म मिलेंगे, एक बार जब ये वाला t डिफरेंशिएट होगा तो kb log ZN, और दूसरी बार kBt ऐसी रहेगा, ये बाहर का टर्म, और log नेचुरल ZN से डिफरेंशिएट करके आपको केवल
3n/2 टाइम्स 1/t, बाकी सब ज़ीरो। ठीक है, एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ लॉग नेचुरल zn आप रख दें, ये वाली फॉर्म मैंने यहाँ पे ये वाली फॉर्म पुट की है। ओके, ये मुझे कंपैरिजन करने में एक्चुअली हेल्प करेगी। लॉग नेचुरल zn की ये फॉर्म, और बाहर से एक kb का फैक्टर है इतना, और ये जो पीछे वाला टर्म है ये तो सिंपली यहाँ के t से t कैंसिल हो रहा है, 3n kb/2। और अगर मैं n kb फिर से कॉमन ले लूँ, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में जो हमने एंट्रोपी कैलकुलेट की थी गैस की, आफ्टर द गिब्स करेक्शन, गिब्स पैराडॉक्स के करेक्शन करने के बाद आप उस एक्सप्रेशन से इसे कंपेयर कीजिए, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एक्सप्रेशन, जिसे हमने कहा था दिस इज कॉल्ड द सकूर-टेट्रोड इक्वेशन। ओके, जो सकूर-टेट्रोड इक्वेशन है एग्जैक्टली सेम इज। तो द पॉइंट इज, आप चाहे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल से ट्रीट करें या कैनोनिकल एंसेंबल से, और ये केवल आइडियल गैस के लिए नहीं है, किसी भी सिस्टम में सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट हैज़ गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपके आंसर सेम बनेंगे। एवरेज वैल्यूज़, डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत अलग अलग हैं। माइक्रो कैनोनिकल में कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और कई जगह प्रोबेबिलिटी जीरो और किसी पर्टिकुलर एनर्जी शेल पे प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। कैनोनिकल एंसेंबल में प्रोबेबिलिटी एनर्जी के साथ डिक्रीज कर रही है, बट स्टिल एंट्रोपी का सेम एक्सप्रेशन। ओके, अगेन मैं इसका रीज़न केवल यहाँ पे इतना कहूँगा, लार्ज एन होने के कारण जो फ्लक्चुएशंस हैं दे ऑलमोस्ट डाई आउट, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। ओके, तो इसीलिए एंट्रोपी का जो आपका रिजल्ट है सेम। इनफैक्ट केवल एंट्रोपी का नहीं, अभी मैं कुछ कैलकुलेशंस करूंगा, लेकिन आप कोई भी कैलकुलेशन एवरेज वैल्यूज़ की, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़ की, चाहे माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में करें चाहे कैनोनिकल एंसेंबल में, यू आर गोइंग टू गेट दी सेम रिजल्ट। तो फिर सवाल ये आता है कौन सा वाला यूज़ करें जिससे आपको किसी पर्टिकुलर केस में मैथमेटिकल ईज हो जाए उसे। और इन जनरल कैनोनिकल एंसेंबल यूजुअली ईजियर होता है हैंडल करना। उसका रीज़न कुछ हद तक आप यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ ये जो z की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये यूज़फुल होती है। एक पार्टिकल कैलकुलेशन करें पार्टीशन फंक्शन का, और उसको n टाइम्स रेज कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, अलग अलग पार्ट्स के लिए पार्टीशन फंक्शन निकाला सिस्टम के, और उनको अगर वो नॉन इंटरेक्टिंग सेगमेंट्स हैं, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके टोटल सेगमेंट का सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन निकाला जा सकता है। तो यूजुअली कैनोनिकल एंसेंबल मेथड ऑफर्स द ईजिएस्ट वे टू अराइव एट थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज़। ओके, बट मूविंग अहेड, हाँ, लेकिन ये एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन है मैंने यहाँ पे इसे एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा है, इसको मैं अगले पेज पे यूज़ करने वाला हूँ। ये टर्म आप देखें, kb log z, kb log z, अपार्ट फ्रॉम अ फैक्टर ऑफ -t, ये f है, तो ये दिस फर्स्ट टर्म इज़ -f/t, और ये सेकंड टर्म सिंपली 3n kb/2। ओके, तो एंट्रोपी जो है उसको मैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की टर्म में इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ओके, लेकिन कंटिन्यूइंग एड, f हमने निकाल दिया, तो f का एक डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में पार्शियली करके मैं -p ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो प्रेशर जो है f का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, और f इतना है, इस समय इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। लॉग नेचुरल zn में जहाँ v होगा केवल उस टर्म का डिफरेंशिएशन होना है, v केवल इस टर्म में, यहाँ से 0 मिलेगा डिफरेंशिएशन में, 0 0 0। लॉग नेचुरल v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 1/v, तो आपको ओवरऑल केवल n/v मिलने वाला है, -kbt n/v, और माइनस साइन एक डिफरेंशिएशन में पहले से है, इसमें एक माइनस साइन, तो माइनस माइनस गोज अवे, kbt टाइम्स n/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें आप pv = n/kbt। इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन अगेन आप चेक करें, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में भी हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था, इक्वेशन ऑफ स्टेट सेम। और इनफैक्ट ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी तरह से, चाहे आप एक्सपेरिमेंटल फैक्ट सोचें कि हम एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमने इक्वेशन इस्टेब्लिश की थी, यहाँ स्टैट मैक्स से चाहे आप किसी भी एंसेंबल से आएँ, दैट इज़ अगेन इस्टेब्लिश्ड। ओके, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के टर्म में लिखें तो nRT, ओके, द आइडियल गैस इक्वेशन। केमिकल पोटेंशियल आप इवेलुएट करें, ठीक है, पीछे मैंने कहीं केमिकल पोटेंशियल इवेलुएट नहीं किया है, मैंने आपको प्रॉब्लम की तरह दिया था, पर यहाँ पे मैंने इवेलुएट कर रखा है जस्ट टू शो दैट यहाँ पे कैलकुलेशंस आर सो मच ईजियर। क्यों? लॉग नेचुरल zn, तो लॉग के कारण आपका जो फंक्शन है zn अपने आप में बहुत सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है। अगर zn का डिफरेंशिएशन n या v या t के रेस्पेक्ट में करें तो वो थोड़ा इन्वॉल्व हो सकता है, पर लॉग नेचुरल zn पे जब आएँ, यहाँ तो सारे फैक्टर्स सेपरेट आउट हो रखे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में किया, केवल एक जगह से कंट्रीब्यूशन मिला, t के रेस्पेक्ट में किया, इस टर्म से केवल यहाँ से मिला एक कंट्रीब्यूशन। दो टर्म्स तो इसलिए बने क्योंकि f में एक t का फैक्टर और आता है, अदरवाइज लॉग नेचुरल zn के साथ तो एक ही जगह आता है t लॉग नेचुरल के लेवल पे। n, हाँ n बहुत सारी जगह आता है। अब मुझे म्यू निकालने के लिए, केमिकल पोटेंशियल निकालने के लिए n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बट ये करते हुए t और v कांस्टेंट है, तो मुझे अब की बार सारे टर्म से कंट्रीब्यूशन मिलेगा। n के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग नेचुरल v, यहाँ करेंगे तो 3/2 लॉग नेचुरल दिस, यहाँ करेंगे तो 3/2 लॉग नेचुरल दिस, यहाँ
यहाँ से 2 टर्म और 1 टर्म, तो ईदर वे यू डू, जैसे भी आप करें, बल्कि यहाँ तो ये वाली फॉर्म या कोई दूसरी फॉर्म शायद ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, बट विच एवर वे यू प्रोसीड, 1 टर्म्स कैंसल्स और फाइनली आपको यू गेट द रिजल्ट समथिंग लाइक दिस। ओके, यस, तो केमिकल पोटेंशियल आइडियल गैस का आपने डिराइव कर दिया। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी जो कि बेसिकली एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। कैनोनिकल एंसेम्बल में अगेन द एनर्जी कैन इन प्रिंसिपल रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, उसके लिए हमने अलग से एक एक्सप्रेशन ये डिराइव कर रखा है, माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग नेचुरल जेड एन, ये लिखा हुआ है पिछले पेज पे, प्लीज़ डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ, बट यहाँ पे मैं इसको इस मेथड से करूँगा। यू होता है एफ प्लस टी एस। अगर हम रेसिपी जिसे हम कह रहे हैं कि हम एफ से ही सब कुछ कैलकुलेट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स में, तो एफ निकाला आपने और एफ के बाद एस पी और म्यू तो उसके पार्शियल डिफरेंशियल करके मिल गए, और बाकी क्वांटिटीज़, फिर बाकी क्वांटिटीज़ तो इन्हीं के कोई प्लस माइनस या उनके आपस में कोई एल्जेब्रिक रिलेशंस होंगे, जैसे यू होता है एफ प्लस टी एस, एस हम निकाल चुके हैं, एफ का एक्सप्रेशन पता है, टी तो एंसेम्बल का फिक्स्ड है, उट द वैल्यूज, बट मुझे एक्सप्लिसिटली भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एस का जो एक्सप्रेशन है मैंने उसे इस फॉर्म में रखा था, तो यहाँ से अगर आप टी से क्रॉस मल्टीप्लाई करें और एफ़ को इधर ले आएँ तो एफ प्लस टी एस कंस्ट्रक्ट होता है जो कि यू है, तो दैट इज सिंपली 3/2 एन के बी, और जो हमने एक टी का फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो इसके साथ भी आएगा, तो 3/2 एन के बी। कैनोनिकल एंसेम्बल में अगर आपके पास आइडियल गैस है तो उसकी जो एनर्जी है जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी एट टेम्परेचर टी, दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये एन का फैक्टर अगर मैं सेपरेट कर दूँ और इससे अगर इधर डिवाइड कर दूँ, इसे आप समझ सकते हैं ये टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैस, एवरेज एनर्जी ऑफ 1 पार्टिकल। उस गैस में एक एक पार्टिकल की जो एवरेज एनर्जी है वो 3/2 kBT। ये रिजल्ट माइक्रोकैनोनिकल में भी मिला था, और जब हमने कैनोनिकल में भी एक पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन की थी, तो उसकी एनर्जी इतनी बनी थी, एवरेज एनर्जी 3/2 kBT। तो n पार्टिकल्स में टोटल n पार्टिकल्स के लिए n से मल्टीप्लाई हो गई, अगेन एक पार्टिकल के लिए निकाला तो 3/2 kBT। अगेन ये 3 का नोशन भी मैं आपको बता दूं फिर से, वही 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलॉन्ग एक पार्टिकल मूव कर सकता है, हर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक पार्टिकल का जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो थर्मल एनर्जी उसे मिल रही है, दैट इज हाफ kT। ओके, दिस इक्विपार्टीशन थ्योरम एट वर्क अगेन, वी विल प्रूव द इक्विपार्टीशन थ्योरम इन सम कमिंग लेक्चर, बट दिस ओके द एवरेज। लास्ट में ये डिस्कशन हमारा खत्म हो गया, और भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं बट यू कैन कैलकुलेट देम बाय योरसेल्व्स। हमने आइडियल गैस को इस एंसेम्बल और इस एंसेम्बल दोनों मेथड से ट्रीट किया, माइक्रोकैनोनिकल और कैनोनिकल। डिफरेंट एंसेम्बल्स, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वास्टली डिफरेंट, एक के लिए ऐसा ऑलमोस्ट लाइक ए डिराक डेल्टा और दूसरे के लिए ऐसा, बट स्टिल आपका यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। ओके, नोशंस, अगर एनर्जी के नोशन की बात करूँ, खासकर माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल में एनर्जी फिक्स्ड होती है, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एक रेंज हो जाती है, एनर्जी शेल ई से लेकर E+D, या एनर्जी 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी के बराबर बनता है, पर दोनों से जो रिलेशंस और सारी चीज़ें हैं सेम मिलते हैं। ओके, यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पास, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप 2 तरह की क्वांटिटीज़ की बात करते हैं कई बार, एवरेज वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटी एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसका अकरेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन एवरेज मतलब पूरे सैंपल के लिए मीन वैल्यू। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन दोनों का बराबर होना भी जरूरी नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, माना किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ये नाम भी नहीं ले रहा है क्या चीज़ है, जस्ट कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, माना आपका इस तरह का है, माना इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसकी पीक कहाँ पे है इस डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ पे, तो ये जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट पे ये है, इस पॉइंट पे ये कर्व मैक्सिमम पे है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। अगर ये जो भी सैंपल है इसमें आप रैंडमली एक पिकिंग करें, तो आपके पास मोस्ट लाइकली जो आपका आउटकम आपके हाथ में आने वाला है ये वैल्यू है, ये मोस्ट प्रोबेबल है। लेकिन अगर आप इस सैंपल के लिए एवरेज कैलकुलेट करें, एवरेज में क्या होता है, एवरेज में सारी वैल्यूज़ का कंट्रीब्यूशन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, इन वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी कम है तो इनका एवरेज में कंट्रीब्यूशन कम जाएगा, पर इनका भी कंट्रीब्यूशन जाएगा, इनका भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस एवरेज वैल्यू का जाएगा। पर ये गारंटी नहीं है कि एवरेज वैल्यू यहीं लाई करेगी। क्यों? एवरेज इन वैल्यूज़ और इन वैल्यूज़ दोनों से कंट्रोल होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से कम भी वैल्यूज़ हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से ज़्यादा भी वैल्यूज़ हैं, तो एवरेज वो, तो माना कोई कर्व इस तरीके का है, फॉर एग्जांपल ये मोस्ट प्रोबेबल के एक तरफ ऐसा है और दूसरी तरफ ये कर्व ऐसा है, मैं जस्ट क्वालिटेटिवली डिफाइन कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यहाँ पे है, इस वैल्यू पे, लेकिन इस
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे वो इधर को शिफ्टेड होगा। इधर को क्यों? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से जो कम वाली वैल्यूज़ हैं इनका एरिया अंडर द कर्व कम है, जबकि इधर एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा है। एरिया अंडर द कर्व मतलब इनका कंट्रीब्यूशन। तो जो एवरेज जब आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज आपको इधर को शिफ्टेड मिलेगा। तो किसी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और एवरेज वैल्यू इन जनरल अलग होती हैं, हो सकती हैं, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं हाईली पीक्ड, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, नेग्लिजिबल फ्लक्चुएशन है पर विड्थ के मुकाबले हाइट जो है नेग्लिजिबल है, ओके। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में आप चाहे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात करो या आप चाहे एवरेज वैल्यू की बात करो, दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों का डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा। तो इसीलिए मैं कोइंसाइड करना बोल रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा डेटा जो आपका है ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो वही पॉइंट, वही डेटा आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से भी मिलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबल भी है। और एवरेज भी आप कंप्यूट करें पूरे सैंपल के ऊपर तो बाकी वैल्यूज़ का कंट्रीब्यूशन तो ना के बराबर है। तो ऐसे सैंपल्स में, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस में मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? कोइंसाइड। तो ये आइडियाज़ एक्चुअली इस फॉर्मुलिज्म में बाकी चीज़ें हम शो करते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्यों कैनोनिकल एंसेंबल से इन जनरल कोइंसाइड करता है। हमने दोनों का कोइंसाइड होना देखा, पर ये हमने केवल आइडियल गैस के केस में देखा। पर किसी भी सिस्टम में इन जनरल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों से जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो कोइंसाइड करेंगे। और उस रिजल्ट्स में इस तरह के अगर आप वो डिस्कशंस को पढ़ें तो कहीं पे हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, कहीं पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात करते हैं, लेकिन फिर आर्गुमेंट ये दिया जाता है फ्लक्चुएशन सिस्टम में नेग्लिजिबल हैं, तो फिर चाहे इस वैल्यू की बात करो चाहे इस वैल्यू की बात करो, दोनों क्या हैं? सेम है, ओके। और इन जनरल कैनोनिकल एंसेंबल का मेथड है दैट इज़ ईजियर टू वर्क। खैर ये वो भी नहीं है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम में कोई दूसरा एंसेंबल ईजियर हो। अभी तो हमने केवल 2 एंसेंबल पढ़े हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंड कैनोनिकल, लेकिन और तरह के एंसेंबल्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड कैनोनिकल, और उसके अलावा आपके और भी एंसेंबल्स होते हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल या वट उस तरह के एंसेंबल्स भी। तो डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कौन से एंसेंबल में वर्क करना ईजी है उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं इस सिस्टम को कैसे करके टैकल करें, ओके। बट इन जनरल जितना हमने स्टडी करना है एटलीस्ट उसके दायरे में सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए यूजफुल एंसेंबल होगा वो कैनोनिकल एंसेंबल, ओके। कुछ बहुत जनरल रिजल्ट्स हम वहाँ से डिराइव कर पाएंगे, तो वी विल यूज़ दी कैनोनिकल एंसेंबल वास्टली। ग्रैंड कैनोनिकल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सी एग्जांपल्स करेंगे, पर मेनली हम कैनोनिकल एंसेंबल से कई चीज़ें हम निकालने की कोशिश करेंगे। फ्लक्चुएशंस भी आप देख सकते हैं, माना आप आइडियल गैस के लिए ही वो करें। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बेसिकली जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी कहते हैं या स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मली वेरिएंस कहा जाता है, ओके। तो वो इस तरह से डिफाइंड होता है, माना आप एनर्जी का डेल ई स्क्वायर, एनर्जी की अनसर्टेनिटी का स्क्वायर निकालें तो बेसिकली वो एनर्जी के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस एनर्जी के एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। आप ये दोनों चीज़ें कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है बोल्ट्जमैन फैक्टर अपॉन द पार्टीशन फंक्शन, तो ये और ये इन प्रिंसिपल आप इवेलुएट कर सकते हैं, ओके। और बेटर आप इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में कास्ट कर सकते हैं, ओके। डू दैट, लुक एट सम सोर्स, सम बुक, से पॉसिबली पाथरिया या सम गुड बुक बाय रीफ और व्हाटएवर, उसमें आपको इस तरह का डिस्कशन मिल जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम एनर्जी फ्लक्चुएशंस की बात जहाँ तक करें, एनर्जी फ्लक्चुएशंस बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से इस तरह से रिलेटेड होता है, ओके। तो ये एक लैब में मेजरेबल क्वांटिटी है, तो इस मेजरेबल क्वांटिटी से हम इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, ओके। फॉर एन आइडियल गैस, आपने बहुत रेयरिफाइड गैस है, कोई रियल गैस है लेकिन आपने उसकी डेंसिटी कम रखी हुई है, तो आप उसको आइडियल गैस मान सकते हैं। तो उसके लिए आप इस चीज़ का लैब में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मेजरमेंट बेसिकली आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट ये नंबर अगर हम कंप्यूट करें फॉर अ गैस कंपोज्ड ऑफ से n पार्टिकल्स और इसका हम एवरेज एनर्जी के साथ अगर रेशियो लें तो यू कैन सी दिस नंबर कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/√n, इट गोज़ एज 1/√n। और n अगर से 1 मोल ही है तब ये नंबर 10⁻24 का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में 10⁻−12 के ऑर्डर का, नेग्लिजिबल। ये जो मैं टावर बना रहा हूँ इसकी विड्थ और हाइट का रेशियो है, ये रेशियो 10⁻12 के ऑर्डर का है। अगर मैं इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर दिखाता हूँ तो मुझे इसकी हाइट 10⁻12 सेंटीमीटर दिखानी चाहिए। आप सोच सकते हैं कितनी हाईली पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बन रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। कैनोनिकल एंसेंबल में होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा आ रहा है, पर फाइनली चीज़ें जिस क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाली हैं वो इस तरह की पीक से कंट्रोल हो रही हैं। तो ये हाईली लोकलाइज्ड है ये पीक से दिस, ओके। और यहाँ पे एक टर्म और आता है, मैंने पीछे कहीं लेक्चर्स में यूज़ नहीं किया है, बट लुक इट फॉर योरसेल्फ। वी कॉल्ड समथिंग एज द थर्मोडायनेमिक लिमिट।
इन प्रिंसिपल थर्मोडाइनमिक्स से आपके रिजल्ट स्टैट मैक के तब मैच होने चाहिए व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्फिनिटी होने का मतलब ये नहीं है आप उसी वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स क्रैम कर रहे हैं। अगेन यहाँ ध्यान ये रखिए, ये बेसिकली हम स्केलिंग की बात कर रहे हैं। आप सिस्टम का साइज़ स्केल करते रहिए। कोई सिस्टम है माना एन वी, मैं ई और टी की तो बात भी नहीं कर रहा कि माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल है कि कैनोनिकल, बट एन और वी की बात करें। कोई गैस थी किसी वॉल्यूम में एन पार्टिकल्स, आप उसको डबल कर दीजिए। डबल करने का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दुगने करने हैं या वॉल्यूम दुगना करना है, दोनों दुगने करने हैं। उसी सिस्टम की 2 कॉपीज़ ले लीजिए, मिला के 2n पार्टिकल्स ट्वाइस वॉल्यूम, 3 टाइम्स स्केल कर दीजिए, 4 टाइम्स स्केल कर दीजिए। तो थर्मोडाइनमिक लिमिट हम कहेंगे जब सिस्टम को हम इन्फिनिटी टाइम्स स्केल कर देंगे तो उस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी। लेकिन जो n अपॉन v का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली मेरा सिस्टम माना ये था n और v फाइनाइट, आप इसको दुगुना, तिगुना, 4 गुना, कितना भी गुना स्केल करें, n और v का रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि उसी स्केल से आप n को भी स्केल कर रहे हैं और उसी फैक्टर से v को भी स्केल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक लिमिट। इस तरह से हम सिस्टम का साइज़ इंक्रीज़ करें लेकिन और n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले जाएं तो तब हम कहते हैं अब हम थर्मोडाइनमिक लिमिट में काम कर रहे हैं। तो थर्मोडाइनमिक लिमिट में दिस फैक्टर गोज़ टू 0, फ्लक्चुएशंस डाई डाउन। ओके, सो दिस मच फॉर द आइडियल गैस। ओके, अगेन मैं रिपीट करूंगा, कुछ कैलकुलेशंस मैंने बीच में छोड़ी हैं और कुछ और क्वांटिटीज़, थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ आप इस सिस्टम के लिए इवैल्यूएट कर सकते हैं। दैट यू डू फॉर योरसेल्फ। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक। ओके, द थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से हम पैरामैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। पैरामैग्नेटिज्म आप लोग जानते हैं बेसिकली 3 तरह का मैग्नेटिज्म होता है, वैसे फिर उसके और कैटेगरी भी आती हैं, बट बेसिकली 3 तरह का मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। पहले से मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो खुद एक छोटे मैग्नेट की तरह बनते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। ओके, डायामैग्नेटिक के अपोजिट ये बिहेवियर होता है, डायामैग्नेटिक में रिपल्शन होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पे वो वीक अट्रैक्शन शो करता है। और अट्रैक्शन का मतलब ये है बेसिकली उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ओके, डायामैग्नेटिक में अपोजिट होता है। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है फेरोमैग्नेटिज्म के मुकाबले, बट वो जो मैग्नेटिक फील्ड है डेवलप हुआ है मटेरियल के अंदर, जिसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं टेक्निकली, मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। ओके, ये चीज़। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ हमारा एक क्यूरी लॉ भी आता है। ओके, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अप टू सम, वो है ना। तो ये चीज़ें जो हैं इन्हें आप अगर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट समझें तो अब हम कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड को अप्लाई करके इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वी आर ट्राइंग टू अप्लाई सर्टेन मॉडल्स और वहाँ पे कैनोनिकल एंसेंबल का मेथड इस्तेमाल करके, कैनोनिकल एंसेंबल का मेथड इस्तेमाल करने का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी वगैरह का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। इंटरेस्ट हमारा ये है अगर बहुत सारे डाइपोल्स हमारे पास हैं तो वो अपनी एनर्जी के हिसाब से उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी वाले डाइपोल्स का रिलेटिव पॉपुलेशन कितनी है। बेसिकली कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन e⁻βe का फैक्टर जो है, डाइपोल की एनर्जी जितनी है तो उसके उस एंसेंबल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी e⁻βe टाइप की। तो इसीलिए हम कह रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। हमारा जो भी सैंपल जिसका पैरामैग्नेटिज्म हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसे हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, वो बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स से मिलकर बना है और वो मैग्नेटिक डाइपोल्स की एनर्जी के हिसाब से उनकी डाइपोल्स की प्रोबेबिलिटी, और तब फिर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करेंगे। बाकी प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं, हम यहाँ मैग्नेटाइजेशन पे कंसंट्रेट करेंगे, किस हद तक वो सैंपल मैग्नेटाइज हो रहा है। ओके, आइडिया ये है, एक्सटर्नल फील्ड है आपका, जो भी मटेरियल है, ओके, आप मटेरियल की एक एक एंटिटी, माना कोई सब्सटेंस है, कोई सॉल्ट है, आप सॉल्ट का एक एक एटम में कह रहा हूँ, हो सकता है एटम की जगह मॉलिक्यूल हो, एक एक एटम या मॉलिक्यूल जो है उसका कुछ एलिमेंट्री डाइपोल मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी कहाँ से आता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या इन जनरल किसी एंगुलर मोमेंटम के कारण आता है। चार्ज पार्टिकल के पास जब एंगुलर मोमेंटम होता है तो वो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है। ओके, इस पैरामैग्नेटिज्म को हम क्लासिकली भी ट्रीट करेंगे और क्वांटम मैकेनिकली भी।
फर्स्ट पार्ट में हम इसे क्लासिकली ट्रीट करने वाले हैं। क्लासिकल ट्रीटमेंट के लिए मुझे एक्चुअली इस फैक्ट की ज़रूरत भी नहीं है। क्लासिकल डिस्कशन के लिए मेरे को केवल ये आइडिया से मैं स्टार्ट करूँगा, एक एक एटम जो उसका है, जो भी हमारा सैंपल है, जो भी सॉल्ट है, उसका एक एक एटम एक एलिमेंट्री मैग्नेट बन रखा है, जिसके पास एक छोटा सी डाइपोल मोमेंट है म्यू। ये कहाँ से आया? ये इसकी ज़रूरत क्वांटम मैकेनिक्स में पड़ती है। ये म्यू का जो ओरिजिन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो ओरिजिन होता है, ये एंगुलर मोमेंटम में होता है। ये स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, या ऑर्बिटल वाला एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, या इन जनरल एंगुलर मोमेंटम जे एस पे डिपेंड कर सकता है, एल पे या जे पे। मॉडर्न फिजिक्स वाले लेक्चर सीरीज में हमने इसे डिस्कस कर रखा है, यू कैन सी देयर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस आइडिया, ओके। क्योंकि नेक्स्ट हमने पैरामैग्नेटिज्म की क्वांटम थ्योरी डिस्कस करनी है, वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। बट अभी के लिए क्लासिकल पार्ट में तो केवल इतना है, जो भी हमारा सैंपल है उसमें वो बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये होता है, पर मैं उस लैंग्वेज में भी नहीं जा रहा हूँ। उसका एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, माना उसमें n पार्टिकल्स हैं, तो हम उसे ऐसे सोच सकते हैं, उसके अंदर n डाइपोल्स सिचुएटेड हैं। नॉर्मली ये सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे ये सारे डाइपोल्स जो कि स्मॉल मैग्नेट्स हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और उस इंटरेक्शन को अगर हम कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से ट्रीट करें तो वी कैन फाइंड दी मैग्नेटाइजेशन। किस हद तक ये सैंपल में मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न होने वाला है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट, ओके। सो n मैग्नेटिक डाइपोल्स, ओके। जो मेरा सैंपल है उसको मैं इस तरह से सोचूंगा, उसके अंदर n मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। नॉर्मली ये रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन। नॉर्मली मतलब जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, ओके। ये कहाँ से आए? मैंने इसलिए इसे यहाँ खाली छोड़ा है। ये मैग्नेटिक डाइपोल्स कैसे बने? अराइजिंग आउट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हमें इसका आइडिया आंसर देना जरूरी होगा। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में हम ये कहेंगे, ये जो एक एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हुआ है, ये स्पिन या ऑर्बिटल या इन जनरल किसी तरह के एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है, ओके। एंगुलर मोमेंटम के कारण ही ये जनरेट हुआ है, पर अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्लासिकल पिक्चर में। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोशन आएगा। अगेन हम n पार्टिकल्स के लिए, जैसे हमने आइडियल गैस में अभी कैलकुलेशन की, हमने टोटल पार्टीशन फंक्शन में 1/फैक्टोरियल n के फैक्टर से डिवाइड किया था। आइडिया ये था, गैस के पार्टिकल्स को हम सारे के सारे आइडेंटिकल भी और इंडिस्टिंग्विशेबल भी हैं। आप पार्टिकल्स को लेबल नहीं कर सकते हैं कि ये 1 नंबर पार्टिकल है, 2 नंबर, 3 नंबर। ये सिचुएशन भी कुछ तो वैसी है कि आपके पास n पार्टिकल्स हैं, n मैग्नेटिक डाइपोल्स। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है, ये डाइपोल्स उस सॉल्ट के अंदर फिक्स्ड है। जो भी आपका मटेरियल है, सॉलिड जो है, उसके अंदर ये डाइपोल्स अपनी लोकेशन पे फिक्स्ड हैं। ये गैस नहीं है कि ये वाला पार्टिकल बाद में ट्रैवल होकर यहाँ चले गया और ये वाला यहाँ चले गया, तो आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे डिस्टिंग्विशबिलिटी है, आइडेंटिकल हैं ये सिस्टम्स, ये एलिमेंट्री सिस्टम्स, लेकिन ये डिस्टिंग्विशबल क्यों है? अपने लोकलाइजेशन के कारण। ये वाला हमेशा यहाँ पे रहेगा। आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये वाला मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे था जिस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग था। आपने एक्सपेरिमेंट कुछ देर तक किया, व्हाटएवर, ये वाला पार्टिकल तो यहीं रहेगा, ये मूव होकर यहाँ थोड़ी गया। हाँ, ये डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपने को ओरिएंट करने की कोशिश जरूर कर सकता है, पर ये डाइपोल अपनी पोजीशन से हट नहीं रहा है। तो क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स या डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स लोकलाइज्ड हैं, इसलिए यहाँ इंडिस्टिंग्विशबिलिटी का नोशन नहीं आएगा। यहाँ इन प्रिंसिपल मैं हर पार्टिकल को लेबल कर सकता हूँ, ये 1 नंबर पार्टिकल, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर। तो पार्टिकल्स को हम यहाँ डेफिनेटली स्टैम्प कर सकते हैं, ओके, मतलब उनको लेबल्स असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ 1/फैक्टोरियल n का फैक्टर हमें टोटल पार्टीशन फंक्शन में नहीं लेना है, ओके। दिस सारे, दूसरा एक इसे आप एजम्पशन समझ सकते हैं, सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। डायरेक्शन रैंडम है, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर, ओके। म्यू वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है हर उसके लिए, पर सबका मॉड क्या है? बराबर है, ओके। डायरेक्शंस आर रैंडम। ये डायरेक्शन रैंडम क्यों है? ये थर्मल एजिटेशन के कारण है। बेसिकली थर्मल एनर्जी जो है, जो आपने सिस्टम को किसी टेम्परेचर T पे प्लेस कर रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर T पे, उसके कारण उसके जो हर एक मैग्नेटिक डाइपोल है उसके पास KT के ऑर्डर की एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। तो वो थर्मल एनर्जी उसको एजिटेट कर रही है, तो उसी के कारण उसकी डायरेक्शन क्या है? रैंडम है, ओके। दिस लेकिन जब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाने की स्थिति की सिचुएशन है, T कुछ है, टेम्परेचर कुछ है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अगर हम उसी सैंपल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, मैग्नेटिक फील्ड आप कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस करें तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क की टेंडेंसी ये होती है कि ये वो मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर दे। माना ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है म्यू, और ये मेरा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H। तो
एच के कारण इस म्यू पे एक टॉर्क लगता है, म्यू क्रॉस एच, और म्यू क्रॉस एच की टेंडेंसी होती है ये इसे रोटेट करके इसकी डायरेक्शन में ले आए। तो ये जो जितने भी एलिमेंट्री डाइपोल्स हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे इनकी टेंडेंसी होगी कि ये रोटेट हो जाए। टेंडेंसी से सेंस क्या है, ऐसा नहीं होगा कि आपने जरा सी मैग्नेटिक फील्ड लगाया और ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक टर्म बाद में बार बार यूज़ करूँगा, फाइट बिटवीन इंट्रैक्शन एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड के अगर अकेले मैग्नेटिक फील्ड के भरोसे ही इस सिस्टम में सब कुछ हो रहा होता तो थोड़ा सी मैग्नेटिक फील्ड लगा के भी ये सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते। पहले भले ही नहीं भी थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये, लेकिन सिस्टम को आपने किसी टेम्परेचर टी पे भी तो मेंटेन कर रखा है, तो टेम्परेचर टी के कारण लगातार ये डाइपोल्स थर्मल एजिटेशन भी फेस कर रहे हैं। थर्मल एजिटेशन का मतलब वो ओरिएंटेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कोशिश कर रहा है उनको मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन कर दे, लेकिन ये थर्मल एनर्जी के कारण वो रैंडम पोजीशंस में रहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी, इसकी फाइट है। अगर ये डोमिनेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड माना आपका स्ट्रॉन्ग है, ओके, तो हर डाइपोल की ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइनमेंट हो। तो फिर आपका जो सैंपल का मैग्नेटाइजेशन है, ओवरऑल जो उसका डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर का फैक्टर डोमिनेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले, ये वाला फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठ रहा है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब मुझे एक्चुअली मैं टेम्परेचर को मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे दोनों को एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट विल सी लेटर। बट क्वालिटेटिवली स्पीकिंग अगर टेम्परेचर हायर है, ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो ये थर्मल एजिटेशन को प्रमोट कर रहा है। तो होगा क्या, डाइपोल्स ये तो कोशिश कर रहा है उनको अलाइन करें, पर रैंडम थर्मल मोशन उनको यूजुअली मिस अलाइंड ही रखेगा। मतलब ज़्यादातर एन में से 2-4 ही होंगे जो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होंगे, ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड से अलग डायरेक्शंस में पॉइंट कर रहे होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में। अलग से मेरा मतलब ये नहीं है सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई इसमें, ओके। तो ये जो सिस्टम है, किसी भी टेम्परेचर टी और किसी भी एच पे मैग्नेटिक फील्ड्स का, मैग्नेटिक डाइपोल्स का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से ट्रीट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दैट, बट लेट मी रीड दिस पॉइंट। इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड एच, ईच ऑफ द डाइपोल ट्राइज टू अलाइन अलॉन्ग द फील्ड। टॉर्क लगता है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग आना चाहता है, बट ए पर्टिकुलर डाइपोल माइट नॉट बी सक्सेसफुल ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का ये प्रयास हो सकता है पूरी तरह संभव वो ना हो पाए, फ्रूटफुल ना हो पाए, ओके। थर्मल एनर्जी अगेन उसकी डायरेक्शन को रैंडमाइज करने की कोशिश कर रही है, ओके। इसमें हम 2 एक्सट्रीम केसेस की लेकिन क्वालिटेटिवली यहीं पे बात कर सकते हैं, बाद में आप क्वांटिटेटिवली भी इसे देखेंगे। अगर T टेंड्स टू 0 हो, टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 0 मतलब थर्मल एजिटेशन नहीं है। तो थर्मल एजिटेशन अगर नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सी भी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे सफिशेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब, तो क्या होगा, सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग आ जाएंगे। तो फिर टोटल सैंपल का जो मैग्नेटाइजेशन है, अगर एक एक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू है, तो अगर इसमें n पार्टिकल्स हैं, n डाइपोल्स हैं, तो टोटल मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल कितना हो जाएगा, n टाइम्स म्यू, टोटल डाइपोल मूवमेंट जिसे हम कहेंगे n टाइम्स म्यू। अगर टेम्परेचर बहुत लो या टेंडिंग टू 0 है, और इसी के बजाय आप अपोजिट सिचुएशन सोचें, टेम्परेचर अगर बहुत हाई है, इन प्रिंसिपल टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना भी हो, रैंडमाइजेशन वाला उसके ऊपर जीत पा रहा है, इट इज़ विनिंग ओवर दैट। तो अगर T टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये बेसिकली इनइफेक्टिव हो गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इनइफेक्टिव है ओवरऑल, तो ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड हो गए, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो एक एक डाइपोल मूवमेंट की तो वैल्यू है, लेकिन अगर पूरे सैंपल के लिए उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 या उसके नियर बनेगा, मैग्नेटाइजेशन लगभग ना के बराबर होगा, ओके। तो ये 2 एक्सट्रीम लिमिट्स हैं। अभी मैंने इनको क्वालिटेटिवली डिस्कस किया है, क्वांटिटेटिवली हम देखेंगे हाँ ये रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं। सो लेट्स डू दैट, ओके। और मैंने अगेन ही लिख रखा है, फाइट बिटवीन इंटरेक्शन एनर्जी। मैं टेम्परेचर और मैग्नेटिज्म की लड़ाई की बात कर रहा हूँ कि हाँ ये ओरिएंट करने की कोशिश कर रहा है, ये डिसओरिएंट करने की कोशिश कर रहा है, बट ये लड़ाई एक्चुअली जो हमें कंपेयर करना है वो इनकी एनर्जीज़ के टर्म में। कोई मैग्नेटिक डाइपोल अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एच में म्यू को रखा है, तो उसकी जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है वो होती है म्यू डॉट एच। एक्चुअली इसमें माइनस साइन आता है, माइनस म्यू डॉट एच, उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है। जबकि थर्मल एनर्जी जो होती है वो होती है KT, थर्मल एनर्जी इस ऑर्डर की होती है, ओके। इन दोनों का रेशियो, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो जब मैं ये कह रहा था कि T स्ट्रॉन्ग है या H स्ट्रॉन्ग है, उसका मतलब ये फैक्टर ज़्यादा है कि ये फैक्टर, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन एनर्जी ज़्यादा है कि थर्मल एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये फैक्टर ज़्यादा होगा, ये फैक्टर ज़्यादा है तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा।
और अगर टेम्परेचर वाला फैक्टर ज़्यादा है, ये एनर्जी इससे एक्सीड कर रही है, तो फिर मैग्नेटाइजेशन कंपैरेटिवली कम होगा। दिस वी विल सी, ओके। और इन दोनों फैक्टर्स का ही रेशियो जो है, वी विल सी दिस ऑटोमेटिकली, इन दोनों फैक्टर्स का रेशियो जो है यही हमारे मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल को कंट्रोल करेगा। किस हद तक वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ज़्यादा मैग्नेटिक अलाइनमेंट उसमें हो पा रहा है, वो इन फैक्टर्स के रेशियो पे डिपेंड करेगा। दिस वी विल सी, ओके। और इस ट्रीटमेंट में मैं अगेन रिपीट करूँगा, हम इसे थर्मोडायनेमिक्स से ट्रीट कर रहे हैं, कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से, पर यहाँ पे हमारा ये नॉर्मली हाइड्रोडायनेमिक या हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम नहीं है कि हम यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें। हम प्रेशर और वॉल्यूम से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है, अगर अलग अलग एनर्जीज़ के साथ सिस्टम पाया जा सकता है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट आपने मेंटेन कर रखा है, तो उसके अलग अलग एनर्जीज से पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, जो कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो गवर्न करेगा। तो केवल उस आइडिया को इनकॉर्पोरेट करके हम इस सिस्टम का मैग्नेटाइजेशन कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। तो हमें यहाँ केवल मैग्नेटाइजेशन कंप्यूट करना है, बाकी चीज़ें नहीं, ओके। क्लासिकल ट्रीटमेंट मैं करूँगा। इनफैक्ट ये ट्रीटमेंट क्लासिकल और क्वांटम में केवल लास्ट में एक कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ेगा। ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, आप इसे क्वांटम ट्रीटमेंट भी समझ सकते हैं, लास्ट में केवल एक चेंज होने वाला है, अदरवाइज दिस। क्लासिकल ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, हमारा जो सैंपल है दैट कंसिस्ट्स ऑफ n आइडेंटिकल लोकलाइज्ड डाइपोल्स। एक जैसे डाइपोल्स हैं, एक जैसे का मतलब हर किसी का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू है, हाँ डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन हर डाइपोल मूवमेंट जो है वो लोकलाइज्ड है, डिस्टिंग्विशेबल, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्टैटिक का मतलब वही हुआ, अपनी लोकेशन पे फिक्स्ड है, ओके, अपनी लोकेशन से वो नहीं जा सकता है। म्यूचुअली नॉन इंटरेक्टिंग, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, एक डाइपोल का दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। नॉर्मली आप इन्हें अगर मैग्नेट्स सोचें, मैग्नेट्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, पर ये मैग्नेट्स रिलेटिवली इतने वीक हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो ये इंटरेक्ट करते हैं, पर आपस में इनका इंटरेक्शन नहीं है। अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट μ1 और μ2, तो μ1 और μ2 का कोई इंटरेक्शन नहीं है। इन प्रिंसिपल वो होता है, लेकिन अगर ये वीक मैग्नेट्स हैं तो फिर वो हम उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं सिस्टम को नॉन इंटरेक्टिंग ट्रीट कर रहा हूँ, तो नॉन इंटरेक्टिंग का मुझे एडवांटेज क्या मिलेगा, मैं वन पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन अगर निकाल लूँगा तो पूरे सिस्टम के लिए, सैंपल के लिए पार्टीशन फंक्शन उसकी पावर n रेज करके निकाल लेंगे, ओके। तो इसलिए ये नॉन इंटरेक्टिंग का भी हम वो ले रहे हैं, ओके। या कई बार हम इसे वीकली इंटरेक्टिंग कहते हैं। वीक इंटरेक्शन मतलब इतना वीक है इंटरेक्शन कि आपस के इंटरेक्शंस को हम भूल सकते हैं, ओके। दस और फ्रीली ओरिएंटेबल, ये वोकैबुलरी मैंने पूरी तरह पथरिया से कॉपी की है, क्योंकि ये सारे फीचर्स शायद ज़रूरी हैं, हम कई बार ओमिट कर देते हैं इसे। पर फ्रीली ओरिएंटेबल का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डाइपोल किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है। अब टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड की लड़ाई उसे ले जाएगी, यहाँ पॉइंट करना है कि रैंडम पॉइंट करना है, बट अदरवाइज वो कहीं भी फ्री। ऐसा नहीं है कि उसको रोक है कि नहीं भाई आप केवल यहाँ पॉइंट कर सकते हो, यहाँ नहीं पॉइंट कर सकते हो। ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ इस पे ओरिएंटेशन पे ऑटोमेटिक एक रिस्ट्रिक्शन आती है। तो अदरवाइज ये जो हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन से डाइपोल मूव तो नहीं कर सकता है, पर अपनी पोजीशन पे वो ओरिएंट जरूर हो सकता है फ्रीली, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड उसे कहाँ पॉइंट कराते हैं, बट वो फ्रीली ओरिएंट हो सकता है, ओके। दिस अब क्लासिकली अगर बात करें, क्लासिकली एक पर्टिकुलर डाइपोल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, ओके। ये क्योंकि मैं यहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स की हिंट करूं, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल का ओरिएंटेशन होगा वो स्पेस में कुछ खास लोकेशंस पे हो सकता है, जिसे हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम में जो हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन होता है वो एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ही स्पेस क्वांटाइजेशन होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम इस सिस्टम को ट्रीट करेंगे क्वांटम मैकेनिकली, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के ओरिएंटेशन स्पेस में फिक्स्ड हो जाएंगे, या तो वो थीटा की वैल्यू इतनी, या फिर थीटा की वैल्यू सीधे जंप करके क्वांटाइज्ड वैल्यू। लेकिन क्लासिकली कोई भी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है म्यू आई, आयत पार्टिकल का, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच, इसके साथ कितना भी एंगल बना सकता है। माना आयत वाला जो एंगल बना रहा है मैं उसे थीटा आई कह रहा हूँ, बट थीटा आई की खुद रेंज जो है, एक पार्टिकल भी जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और अप टू 180 डिग्री। थीटा हम केवल 0 to पाई लेंगे, ओके। क्योंकि अगर इसको आप इस तरह सोचिए, ये एक्चुअली हम इस ज्योमेट्री में वर्क कर रहे हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री में आप सोचें, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, मैंने यहाँ जेड में नहीं दिखाया इस कॉपी में, बट ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग सोचिए, और मैग्नेटिक डाइपोल मेरा कहीं भी हो तो उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये है, जिसे हम थीटा एंगल कहते हैं, आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स में थीटा। तो थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 2 पाई। मतलब अगर पार्टिकल इधर को है, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल इधर है, तो आप उसका एंगल ये नहीं बोलेंगे
आप बोलेंगे इसका एंगल इतना है, ओके। और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर इज़, जब हम ये कह रहे हैं कि ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं स्पेस में, तो ये रैंडमली अप डाउन भी हो सकते हैं। अप डाउन का मतलब आप केवल ये ना सोचें ये एच है और थीटा जो है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री तक तो हो ही सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी 0 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है। ये 0 से पाई की रेंज तो ठीक है, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट 3 डायमेंशन में ऐसे भी तो पॉइंट कर सकता है, ओके। ये पॉइंट आगे कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट होगा। से ये 30 डिग्री एंगल है मैग्नेटिक डाइपोल का, किसी समय इस एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 30 डिग्री एंगल यहाँ भी बन सकता है और 30 डिग्री एंगल यहाँ भी बन सकता है। लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन में सोचें, 30 डिग्री एंगल का पूरा एक कोन होगा। अगर मैं इस ब्लू लाइन को इस ब्लैक लाइन के अलॉन्ग एक कोन में सर्कुलेट करूँ 30 डिग्री वाले कोन में, तो उनमें से हर एक के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ पे केवल थीटा का वेरिएशन तो हम देख रहे हैं, पर थीटा के साथ कोई पर्टिकुलर डाइपोल के फाई की अलग अलग वैल्यू भी हो सकती है। फाई बराबर 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, और फाई जो हमारा एंगल होता है इसमें, फाई इज़ द एंगल अराउंड दी जेड एक्सिस। फाई की रेंज होती है 0 से 2 पाई, ओके। फाई डायरेक्टली तो आपको कैलकुलेशन में कहीं पे एक्सप्रेशन में अपेयर होता हुआ नहीं दिखेगा, पर जब आप सारे ओरिएंटेशंस के ऊपर आपको सम करना पड़ता है। पार्टीशन फंक्शन में आप e⁻βi के फैक्टर को सारे पॉसिबल एनर्जीज़ के ऊपर सम करते हैं। तो जब सारी पॉसिबल एनर्जीज़ के ऊपर सम करना है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे इस वाले डाइपोल की एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी लेना है जो 30 डिग्री यहाँ बना रहा है, पर मुझे इस वाले डाइपोल की एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा। ऐसे भी तो हो सकता है डाइपोल जिसका थीटा तो 30 डिग्री हो पर फाई की वैल्यू अलग हो, तो फाई के वेरिएशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सो रिटर्निंग बैक टू माई डिस्कशन, क्लासिकली अ पर्टिकुलर डाइपोल कैन हैव एनी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड एच के मुकाबले से म्यू आई का एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा वाला जो एंगल है, ओके। लेकिन सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड सबका बराबर है, ओके। अब एनर्जी कंसिडरेशन पे आते हैं। एक डाइपोल जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने की जो एनर्जी है, दिस इज नॉट इंटरनल, दिस इज इंटरेक्शन एनर्जी। द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द आयर डाइपोल, जिसे मैं ई आई लिख रहा हूँ, म्यू आई डॉट एच, ओके। ये एलिमेंट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप जानते हैं, इतना इंटरेक्शन एनर्जी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसको थीटा आई के टर्म्स में लिखें तो माइनस म्यू एच, म्यू आई का मैग्नीट्यूड म्यू, हर डाइपोल के लिए सेम है म्यू, तो म्यू के साथ मैग्नीट्यूड पार्ट में मुझे आई लगाने की जरूरत नहीं है। एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कॉस थीटा आई। हाँ, वो पर्टिकुलर डाइपोल उस समय मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है उसके हिसाब से ये इंटरेक्शन एनर्जी डिपेंड करेगी। अभी मैं केवल एक डाइपोल की बात कर रहा हूँ। एक डाइपोल के लिए माना है एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 1, उसकी पर्टिकुलर इंटरेक्शन एनर्जी माइनस म्यू एच। लेकिन वही डाइपोल डिफरेंट एंगल पे भी हो सकता है, 45 डिग्री पे भी हो सकता है, या 90 पे या 180 पे, और ऐसी बाकी सारे डाइपोल्स के लिए भी। तो सारे डाइपोल्स अलग अलग एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंटेड हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आप एंगल के टर्म में ना सोचें, एंगल के हिसाब से उनकी एनर्जी, बेसिकली एंगल उनकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है किसी पर्टिकुलर डाइपोल की। तो कोई पर्टिकुलर डाइपोल एनर्जी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके पास उस समय इंटरेक्शन एनर्जी उसकी कितनी है, उसका पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी का एंगल कम है, किसी का एंगल ज़्यादा है, किसी का, सबके एंगल डिफरेंट है। तो एंगल डिफरेंट है तो मतलब एनर्जीज़ क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी डिफरेंट है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ तो बन रहा है। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमने सैंपल को कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे मेंटेन कर रखा है, तो ये जो अलग अलग डाइपोल्स हैं इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो इस तरह से होगा, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, ओके। दिस अच्छा, म्यू और एच कांस्टेंट हैं, थीटा आई वेरी कर सकता है एक एक पार्टिकल में। और अगर हम टोटल सैंपल की इंटरेक्शन एनर्जी निकालें तो एक एक पार्टिकल की इंटरेक्शन एनर्जी को ऐड करके मैं इसे निकाल सकता हूँ, ओके, जो कि इतनी है। इसका अगर आप समेशन करें तो माइनस म्यू और एच कॉमन, बेसिकली आपको कॉस थीटा आई का सम करना है सारी वैल्यूज़ के ऊपर, ओके। पर हम टोटल वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बेसिकली हम सिंगल डाइपोल को कैनोनिकल एंसेंबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पूरे को भी कर सकते हैं पर सिंगल को भी। मैं सिंगल डाइपोल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालूंगा और टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन उसकी पावर n करके निकाल देंगे। तो हम केवल सिंगल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि एक हमने एजम्पशन लिया है मेरे सारे डाइपोल्स आपस में नॉन इंटरेक्टिंग है, तो अगर मैं सिंगल पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन कर लूँगा, उसका पार्टीशन फंक्शन निकाल लूँगा, तो बाकी टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन उसकी पावर n करके निकल आएगा, दिस, ओके। अगेन लेट मी रिमाइंड, दिस इज़ नॉट अ हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम,
यहाँ कोई प्रेशर और वॉल्यूम चेंज की बात नहीं हो रही है, ओके। बट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के जो हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश किए थे कैनोनिकल एंसेंबल के लिए, वो आइडिया हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे, ओके। बशर्ते कैनोनिकल एंसेंबल के लिए ज़रूरी है आपने सिस्टम का टेम्परेचर T फिक्स रखा हो। किसी पर्टिकुलर T पे हम ये सवाल पूछ रहे हैं, T बराबर 50 डिग्री पे क्या मैग्नेटाइजेशन होगा। फिर आप दूसरा एक्सपेरिमेंट अलग से कर सकते हैं, T बराबर 70 पे अलग कर सकते हैं, वो दूसरा केस हो गया। एक पर्टिकुलर केस में आपने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है, ओके। तो अभी हम जस्ट एक डाइपोल पे कंसंट्रेट करते हैं, ओके। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम नहीं है या हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम नहीं है जहाँ वॉल्यूम वगैरह का चेंज हो रहा है। टोटल सैंपल में n पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर T मेंटेन्ड है और उसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H में रखा हुआ है। इतनी ही सिचुएशन है। बाकी एक एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट म्यू है, वो तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, वो तो इसकी प्राइवेसी प्रॉपर्टी है। जो चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप सैंपल इतना ले सकते हैं या ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मतलब n को आप एक बार वेरी कर सकते हैं, फिर आपने फिक्स कर दिया। T टेम्परेचर 50 डिग्री पे है कि 70 पे, कितने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। H मैग्नेटिक फील्ड कम लगाया या ज़्यादा लगाया, ये पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपने इन्हें फिक्स कर रखा है। तो यही तो है आपके पैरामीटर्स। वॉल्यूम का यहाँ कोई सेंस नहीं है कि वॉल्यूम हम चेंज कर रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम एक डाइपोल के लिए केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरे सैंपल के लिए नहीं, एक डाइपोल के लिए। माना एक डाइपोल ही है, 3 डायमेंशनल स्पेस में मैंने दिखाने की कोशिश की है। मैग्नेटिक फील्ड माना Z एक्सिस के अलॉन्ग, ये XY एक्सिस है। ये डाइपोल 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी पॉइंट कर सकता है, तो उसका एंगल माना किसी टाइम पे थीटा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो ये एंगल है, ये थीटा है माना, तो उस पर्टिकुलर डाइपोल की इंटरेक्शन एनर्जी, अब मैंने यहाँ आई नहीं लिखा है, मैं एक ही डाइपोल का डिस्कशन कर रहा हूँ। आप इसे फर्स्ट वाला मानो, सेकंड वाला मानो, आयत वाला मानो, कोई सा भी, उसकी इंटरेक्शन एनर्जी माइनस म्यू डॉट एच, दैट इज़ माइनस म्यू एच कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर डाइपोल की जो इंटरेक्शन एनर्जी है, ये थीटा का फंक्शन है। थीटा की पूरी रेंज है। क्लासिकली ये डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी हो सकता है, और इसके साथ 5 डिग्री पे भी हो सकता है, 15 पे भी हो सकता है, और 90 पे भी हो सकता है, और 180 पे भी हो सकता है। किसी भी एंगल पे ये इसके साथ ओरिएंट हो सकता है। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू मतलब ई की अलग अलग वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन उसका थीटा कितना है, इस पर्टिकुलर डाइपोल की एनर्जी। अब मैं इसे सीधे डाइपोल की एनर्जी कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसको ये एनर्जी मिली, मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी है, पर अब मैं सीधे उसे डाइपोल की एनर्जी कहूँगा। एक डाइपोल की एनर्जी जो है थीटा के साथ वेरी कर रही है। तो ई की पूरी एक रेंज है, इस एंगल पे अलग एनर्जी, और इस एंगल पे अलग एनर्जी, और इस एंगल पे अलग एनर्जी। तो एनर्जी में ये डाइपोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मैं सिंगल डाइपोल की पे ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, पर आप इसे एंसेंबल पिक्चर में सोचिए, वही डाइपोल की मल्टीपल कॉपीज़, तो वो अलग अलग एनर्जीज़ के साथ पाया जा सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ पाया जाए, वो उसका एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, ओके। एंड थीटा कैन वेरी, एनर्जी का एक्सप्रेशन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंड थीटा कैन वेरी ओवर होल फिजिकल स्पेस। ये जो थीटा का वेरिएशन है, ये एक्चुअली फिजिकल स्पेस में, ये फिजिकल स्पेस में हो रहा है। एच आपका इस डायरेक्शन में, थीटा ये या ये एक्चुअली आपका डाइपोल कहाँ ओरिएंटेड है, उसके हिसाब से ये फिजिकल स्पेस में एंगल है थीटा। लेकिन मैं अगेन ये रिमाइंड कराऊंगा, इस एक्सप्रेशन में तो केवल थीटा आ रहा है, पर आपको ये ध्यान रखना है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा फाई की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। थीटा बराबर 30 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर आप पूरा एक कोण बनाएं 30 डिग्री का, पूरा कोण बनाने का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, या यहाँ पॉइंट कर रहा है, या यहाँ पॉइंट कर रहा है, थीटा एंगल इन सारे लोकेशंस के लिए 30 डिग्री है। लेकिन तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी तो सेम बनेगी, पर ये स्टेट और ये स्टेट और ये स्टेट अलग अलग स्टेट्स हैं। अगर मैं इन्हें डिजेनरेसी के टर्म्स में कहूँ, आपको इस स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा, और इस वाले का भी लेना पड़ेगा, और इस वाले का भी, और इस वाले का भी। सबके लिए एनर्जी की वैल्यू तो सेम है, बट ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं, ओके, जिसे हम डिजेनरेसी कहते हैं। अब यहाँ पे डिजेनरेसी मैं ऐसे हाथ पे काउंट नहीं कर सकता कि 4 फोल्ड डिजेनरेट है या कितना फोल्ड, बट ये जो फाई के ऊपर वेरिएशन है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। फाई की बहुत सारी वैल्यूज़ परमिसिबल हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, ओके। इनफैक्ट अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ फाई, किसी भी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए फाई की रेंज 0 से 2 पाई तक पूरी हो सकती है। तो वी मस्ट कीप दिस इन माइंड, ओके। और थीटा क्योंकि कंटिन्यूसली वेरी कर सकता है क्लासिकल केस में, तो एनर्जी का वेरिएशन भी क्या है, कंटिन्यूस। जैसे जैसे थीटा वेरी करता है, कॉस थीटा कंटिन्यूसली वेरी करता है, तो एनर्जी का कंटिन्यूस एक वेरिएशन है, ओके। इन प्रिंसिपल एनर्जी की जो वैल्यू होंगी मिनिमम और मैक्सिमम माइनस म्यू एच और प्लस म्यू एच, कॉस की वैल्यू -1 और +1 के बीच फ्लक्चुएट करती हैं। तो एनर्जी का जो हो सकता है किसी पर्टिकुलर डाइपोल की, एक डाइपोल की, वो पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड के
किसके साथ अलाइंड है या पूरी तरह उसके साथ मिस अलाइंड है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी म्यू एच या माइनस म्यू एच होगी। ओके, लेकिन बाकी एनर्जी म्यू एच से लेकर माइनस म्यू एच के बीच कंटिन्यूसली वेरी कर सकती है। ओके, बस अब तो सिंगल पार्टिकल का अगर मैं पार्टीशन फंक्शन निकालूं, क्योंकि ई की रेंज है, तो अलग अलग एनर्जीज़ के ऊपर अगर मैं ये सम कर दूं, ओके, मैंने यहाँ पे डिजेनरेसी 1 लिखा है, बट एक्चुअली डिजेनरेसी 1 नहीं है। जब मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ, डिजेनरेसी फाई के रेस्पेक्ट में डिजेनरेसी है, वही नोशन। एक ही थीटा आपको नज़र आएगा, थीटा मतलब एनर्जी वैल्यू, थीटा का डायरेक्ट रिलेशन एनर्जी वैल्यू से है। अब आप इसे एनर्जी सोचिए, थीटा के बजाय एनर्जी सोचिए। इस ओरिएंटेशन में डाइपोल है, इस कन्फिग्रेशन की कुछ एनर्जी है, पर एक कन्फिग्रेशन ये भी तो हो सकता है, इसके लिए थीटा सेम है, एनर्जी सेम है, पर इसका फाई एंगल डिफरेंट है, तो ये एक अलग स्टेट है। तो आपको कंट्रीब्यूशन में इस स्टेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो वी मस्ट बी केयरफुल। ओके, एक्सप्रेशन लिख तो मैं ऐसे रहा हूँ, पर मैं अगले स्टेप पे इसे सही कर दे रहा हूँ। मैंने ई की वैल्यू रख दी म्यू एच कॉस थीटा विद अ माइनस साइन। मुझे इसे सारे थीटा वैल्यूज़ के ऊपर सम करना है। एनर्जी का वेरिएशन किसके साथ कंट्रोल हो रहा है? थीटा से। सारी एनर्जी के ऊपर सम करना मतलब सारे थीटा के ऊपर सम करना। पर मैंने कॉमा करके दूसरे पेन से फाई भी लिख रखा है, मुझे फाई के ऊपर भी सम करना पड़ेगा। सारे फाई कंट्रीब्यूशंस भी हर थीटा वैल्यू के लिए ध्यान में रखने पड़ेंगे। नॉर्मली हम इसे ओमिट करते हैं, बट ये लास्ट में हमारे जब हम इंटीग्रल इवैल्यूएट करेंगे, इस समेशन को ना करके हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि थीटा का वेरिएशन कंटिन्यूस है। लेकिन उस इंटीग्रेशन को करते हुए आप देखेंगे वहाँ फाई इंटीग्रल भी आएगा। तो इनफैक्ट मुझे समेशन के लेवल पे भी इस चीज़ को ऐसे लिखना चाहिए, और तब मुझे इसे डीजेनरेसी की तरह सोचना चाहिए। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा फाई के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, और वो सब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ समेशन केवल एनर्जीज़ के ऊपर नहीं होता है, स्टेट्स के ऊपर। स्टेट्स मतलब जितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। तो ओरिएंटेशन केवल थीटा से फिक्स नहीं होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में फाई भी साथ में आता है। वो अलग बात है, एनर्जी के एक्सप्रेशन में फाई नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेट के रिप्रेजेंटेशन में तो थीटा भी आएगा और फाई भी। तो वी मस्ट सम ओवर ऑल पॉसिबल स्टेट्स। ये जो क्वांटिटी अभी हम इसे कंप्यूट नहीं करेंगे, इस कंप्यूटेशन को हम थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे। इसे हम कहेंगे वन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। ओके, ये मुझे इवैल्यूएट करना है। पूरा सिस्टम उसका पार्टीशन फंक्शन। अब एक डाइपोल नहीं, पूरे के पूरे कैपिटल एन डाइपोल्स का डाइपोल मूवमेंट, या उसके लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन कैपिटल जेड एन, या अगेन सिंपली कैपिटल जेड, जेड पावर एन। यहाँ मैंने 1/फैक्टोरियल n से डिवाइड नहीं किया है। जो हमने अभी आइडियल गैस डिस्कस किया था, वहाँ भी कुछ इसी तरह की चीज़ की थी, पर साथ में एक 1/फैक्टोरियल n। डिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल। इस केस में सारे डाइपोल्स आइडेंटिकल तो हैं, पर साथ साथ वो डिस्टिंग्विशेबल भी हैं, क्योंकि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स्ड हैं। लेकिन गैस में वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं थे, इनडिस्टिंग्विशेबल थे। तो ये फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी तो मैं यहाँ सीधे आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, मैं इसे क्लियरली एक्सप्लेन भी करूँगा इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाया दिस मैकेनिज्म। ओके, जेड से हम इस सिस्टम का फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, -kb log नेचुरल जेड। नॉर्मल कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है तो एफ़ के पार्शियल डिफरेंशिएशन आप अलग अलग वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में करके एंट्रोपी और प्रेशर और म्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे हम सिस्टम का निकालेंगे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है टोटल मैग्नेटाइजेशन, वो भी मेरा मतलब पूरे सिस्टम में कितना डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। माना मैग्नेटिक फील्ड ये है, पहले तो सारे डाइपोल्स रैंडम थे जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में कितना था? 0। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद कुछ भी टेम्परेचर हो, कुछ हद तक तो मैग्नेटिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट फील्ड के अलॉन्ग शुरू हो जाएगा। तो अगर हर डाइपोल पूरी तरह भी अलाइन ना हो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग, उसका कुछ कंपोनेंट तो आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग डाइपोल मूवमेंट का। तो कुल मिला के पूरे सैंपल में कितना डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है फील्ड की डायरेक्शन में, वो हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं, उसी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे आइडिया ये है, अगर माना केवल मैं 2 डाइपोल्स कंसिडर करूँ, एक ऐसे में ओरिएंट हुआ और एक ऐसे में, मैं 2 डायमेंशन में ही फिगर दिखा रहा हूँ, तो दोनों का जो ये कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, ये तो ऐड अप हो गया, लेकिन जो इनके ये कंपोनेंट हैं बाकी डायरेक्शन के, ये कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल जो सैंपल में जो मैग्नेटाइजेशन है, चाहे ओरिएंटेशन डाइपोल्स का पूरी तरह ना भी हो, फिर भी जो टोटल मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा वो केवल फील्ड के अलॉन्ग है, क्योंकि बाकी डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो हम इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, कि टोटल मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल अलॉन्ग द एक्सटर्नल फील्ड, जिसे मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, बेसिकली ये एवरेज वैल्यू है वैसे, लेकिन लेट मी राइट इट M।
ये हम यहाँ पे ऐसे कंप्यूट करेंगे, फ्री एनर्जी आपने निकाल दी हेल्महोल्ट्ज, उसका पार्शियल डिफरेंशियल एच के रेस्पेक्ट में कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये कैसे, इसको आप इस तरह सोचिए, ये कहाँ से आया, मैं इसको इनफैक्ट यहाँ से मोटिवेट कर रहा हूँ। एफ़ का एक्सप्रेशन जो आप लिखते हैं डी ऑफ एफ़ का, उसमें एक एस डी टी टर्म आता है, फिर एक पी डी वी और म्यू डी एन टर्म्स भी आते हैं, पर यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर वगैरह का कोई सेंस नहीं है, ये टर्म नहीं है। म्यू डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, इस टर्म का कोई सेंस नहीं है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन के कारण यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म है, माइनस एम डी एच, एम सैम्पल का मैग्नेटाइजेशन, एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है एक्चुअली ये यहाँ से आया है। एफ़ का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करूँ तो एस मिल जाएगा, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन एफ़ का डिफरेंशिएशन अगर मैं एच के रेस्पेक्ट में करूँ कीपिंग टी कांस्टेंट, तो मुझे माइनस एम मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन। लेकिन अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं ये कहाँ से आया होगा, माना ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाता तब तो ये समझ आता है कि हाँ भाई मैग्नेटाइजेशन ऐसे कैलकुलेट होगा, लेकिन खुद ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया हो, इसको ऐसे मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एफ़ का यू से ये रिलेशन होता है इंटरनल एनर्जी से, ओके। तो अगर मैं इससे डी यू कंप्यूट करूँ, डी यू और डी एफ में डिफरेंस जो होता है, ये वाले टर्म में डिपेंडेंस स्वैप होती है, टी एस वाला टर्म एस डी टी को टी डी एस में कन्वर्ट कर देता है और साइन वो। तो अगर मैं इस केस में इस चीज़ को अप्लाई करूँ तो डी यू का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, ओके। पहले तो मैं इसी टर्म को सीधे कह सकता हूँ, अगर मैं आगे ना भी जाऊँ, ये मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे कंट्रोल में है, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन उसके हिसाब से किस हद तक हो रहा है। ये वही जब मैं जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है, मैग्नेटिक फील्ड। और किस हद तक हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उससे उस सैंपल में कुछ मैग्नेटाइजेशन जनरेट होता है। लेकिन ये टर्म्स मिला के ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे टेम्परेचर एंट्रोपी टर्म एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है, इंटरनल एनर्जी में। प्रेशर वॉल्यूम वाला और ये वाले टर्म्स भी करते हैं, इस समय नहीं कर रहे हैं पर इन जनरल ये करते हैं। तो वैसे ही अगर कोई पैरामैग्नेटिक सॉल्ट आपके पास है, पैरामैग्नेटिक सैंपल आपके पास है, और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसमें मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, तो मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल डाइपोल्स की आपस में इंटरेक्शन एनर्जी है। तो ओवरऑल वो इंटरेक्शन एनर्जी, सैंपल की एनर्जी या तो बढ़ रही है या घट रही है, डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड और उसका इंटरेक्शन कैसा है। तो ये वो एनर्जी चेंज सैंपल का हुआ तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी तो चेंज हुई। इंटरनल एनर्जी हम किसे कहते हैं, वो जो सिस्टम के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी टोटल एनर्जी। तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उसका मैग्नेटाइजेशन चेंज वगैरह की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसकी इंटरनल एनर्जी को इस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ओके। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इंटरनल एनर्जी पे ये फ़र्क पड़ा तो एफ़ का एक्सप्रेशन ये बना और वहाँ से यहाँ। इनफैक्ट मैं इसे दूसरी तरह से मोटिवेट करके लाऊंगा प्रॉपर्ली, बट डायरेक्टली इस तरह से किया जा सकता है कैलकुलेशन, ओके। और इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डी एच टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एम इंटू एच और डी एम इंटू एच। ये डी एम एच वाले टर्म को अगर आप इधर ले जाएं, यू प्लस एम एच, इसको मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, हम इस चीज़ को कई बार इस तरह से भी वो करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप किस टर्म को फोर्स और किस टर्म को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ये डिस्टिंक्शन इतना क्लियर भी नहीं है, ओके। इस वाले एक्सप्रेशन में देखें तो टी को जैसे आप चेंज कर रहे होंगे और एस उससे फिक्स हो रहा होगा, उससे कंट्रोल हो रहा होगा। और इस वाले एक्सप्रेशन में ऐसा लगता है एस को कंट्रोल कर रहे होंगे, एस को हम वेरी कर रहे होंगे मतलब लैब में, और टी उससे गवर्न हो रहा होगा। तो ऐसे ही यहाँ मैंने एम डी एच टर्म के बजाय इसे डी एम एच टर्म लिखा है। तो ये एम एच वाला डिफरेंशियल अगर मैं इधर ले जाऊँ, यू प्लस एम एच, इसको मैं अगर यू डैश कह दूँ, ये इंटरनल एनर्जी तो नहीं है पर एक तरह की इंटरनल एनर्जी। तो एक तरह की इंटरनल एनर्जी कितनी है, जो थर्मोडायनेमिक्स के कारण, एंट्रोपी वगैरह के कंट्रीब्यूशन के कारण की एनर्जी आती है, उसके अलावा एच डी एम। ये मैंने एच डी एम फॉर्म इसलिए लिखी क्योंकि जहाँ पे मैंने जनरलाइज्ड फोर्स और वो वाला कंसेप्ट यूज़ किया था, वहाँ पे मैंने इसके लिए इस तरह का टर्म यूज़ किया था। शायद इसके साथ एक कांस्टेंट भी रखा होगा, म्यू या समथिंग, वो म्यू वो वाला था जो मैग्नेटिक फोर्सेज में म्यू 0/4 पाई वाला आता है वो। लेकिन उसके अलावा ये फॉर्म, ओके। तो अगर मेरे पास ये फॉर्म अवेलेबल है, और इनफैक्ट ये इस सिस्टम में अप्लाई होता है, इस सिस्टम की जो फ्री एनर्जी का इंक्रीमेंट है वो टी के साथ भी होता है और एच के साथ भी होता है और इस तरह से होता है। तो अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है तो डायरेक्टली सैंपल का जो मैग्नेटाइजेशन है किसी इंस्टेंट पे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, मुझे केवल ये कैलकुलेशन करनी है, ये निकल जाएगा, इसको पावर n रेज करके टोटल पार्टीशन फंक्शन,
वहाँ से एफ़ और एफ़ का डिफरेंशिएशन करके मैग्नेटाइजेशन, ये मेरा एम है। लेकिन इसको और उससे करें, ये कैनोनिकल एंसेंबल मेथड यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट हुआ, इसको ज़रा देखें हुआ क्या है। आप फिर से सिंगल डाइपोल पे कंसंट्रेट कीजिए, पूरे सैंपल नहीं, सिंगल डाइपोल। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। थीटा की रेंज वेरी कर सकती है। अब की बार मैंने एच को यहाँ दिखा दिया फिर से, ठीक है, मुझे ऊपर दिखाना चाहिए था, बट ओके। थीटा 0 भी हो सकता है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 90, 180 कुछ भी हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कोई पर्टिकुलर डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। जो डाइपोल थीटा एंगल बनाता है, ओके, उसकी एनर्जी ई थीटा होती है। ई थीटा का एक्सप्रेशन हमने ये निकाल रखा है, ये या ये थीटा के साथ ये वेरिएशन है। कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप एज्यूम कर रहे हैं तो कोई सिस्टम जिसकी एनर्जी ई हो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसे हम नॉर्मली पी लिखते हैं, e⁻⁻β अपॉन द पार्टीशन फंक्शन। यहाँ पे ई क्योंकि थीटा का फंक्शन है तो मैंने इसे पी थीटा लिख दिया। मतलब ये प्रोबेबिलिटी कि वो सिस्टम वो डाइपोल किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे सिचुएटेड हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो ये फैक्टर हो जाएगा e⁻⁻b थीटा ई एट दैट वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन दी सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। ओके, एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। जब वो थीटा एंगल बना रहा है तो उस समय उसकी एनर्जी अगर मुझे पता है तो मैं उसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ, हाँ उस डाइपोल के जो कि थीटा एंगल बना रहा है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और एक बार मेरे पास प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आ गया तो मैं उस डाइपोल से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल डाइपोल जो है वो तो ये है, लेकिन इसका एक्सिस के अलोंग का कंट्रीब्यूशन कितना है। हम मैग्नेटाइजेशन अगर निकालना चाह रहे हैं, चाहे पूरे सैंपल का चाहे केवल एक डाइपोल का, मैग्नेटाइजेशन का मतलब है वो जहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पॉइंट कर रहा है उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट कितना है। तो इस म्यू का एच के अलोंग कंपोनेंट कितना है, म्यू कॉस थीटा। ये डाइपोल मोमेंट जो कि माना किसी टाइम पे थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो इतनी है, ये हमने लिख दिया कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन ये मैग्नेटाइजेशन में कितना कंप्यूट करेगा, मैग्नेटाइजेशन मतलब इसका कंपोनेंट एच के अलोंग, तो म्यू कॉस थीटा तो होगा। तो मैग्नेटाइजेशन, इसे मैंने स्मॉल एम लिखा है, एक जो डाइपोल जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है वो मैग्नेटाइजेशन में इतना कंट्रीब्यूट करता है। स्मॉल एम सिंगल डाइपोल का कंट्रीब्यूशन, कैपिटल एम टोटल सैंपल का। एक डाइपोल जो कि किसी समय मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है वो उसका मैग्नेटाइजेशन इतना है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अलोंग द फील्ड, म्यू कॉस थीटा। एंसेम्बल पिक्चर में आप सोच रहे हैं थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यू, एनर्जी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ 0 से लेकर पाई तक, और साथ में फाई का वेरिएशन भी। ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस अगर आपके एंसेम्बल में हैं तो फिर आप इसके एवरेज की बात कर सकते हैं। जो थीटा बराबर 5 डिग्री पे है उसके लिए कंट्रीब्यूशन अलग है, थीटा बराबर 10 वाले के लिए अलग है, 15 वाले के लिए अलग है। तो फिर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है इस फैक्टर की, किसकी, एम की, स्मॉल एम की एवरेज वैल्यू कितनी है। स्मॉल एम की एवरेज वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, एम की वैल्यू किसी पर्टिकुलर थीटा पे, उसको उस थीटा के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस डाइपोल के उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इससे मल्टीप्लाई करो और उसका एवरेज ले लो। सारी ओरिएंटेशंस के ऊपर क्या कर दो, सम कर दो। एवरेज लेने के लिए हम नॉर्मली डिवाइड भी करते हैं, पर यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी पहले ही नॉर्मलाइज्ड है। ये जो डिवीज़न करके नॉर्मलाइज्ड है, इसलिए मुझे यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के कारण दिस। तो एक पर्टिकुलर एम किसी थीटा पे उसके पाए जाने, उससे कितना कंट्रीब्यूशन आता है एम में, और खुद इस एम के आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। जब ये डाइपोल इस एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे, तब तो ये इतना कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन इस एंगल पे इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एम हम ऐसे कंप्यूट करेंगे। अगेन मैंने समेशन थीटा लिखा है क्योंकि इन एक्सप्रेशन में आपको केवल थीटा दिख रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना है ये 3 डायमेंशन में है हमारा डाइपोल, तो 5 भी साथ चलेगा। ओके, मैं इन चीज़ों की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। समेशन थीटा 5, एम थीटा है म्यू कॉस थीटा, पी थीटा ये, तो मुझे ये इवैल्यूएट करना है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज या मीन मैग्नेटिक मोमेंट पर डाइपोल। एक डाइपोल, हम एक डाइपोल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक डाइपोल के कारण कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है ऑन एवरेज। ओके, ये उसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे रीराइट किया, जो डिनोमिनेटर का z था उसका एक्सप्रेशन मैंने रिटर्न कर दिया। z इतना ही तो है। इस तरह के फैक्टर्स को पूरे सैंपल के ऊपर सम कर दो, ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस के ऊपर सम कर दो। अगेन यहाँ पे आप वो वाली ट्रिक देखें, ये डिनोमिनेटर का फैक्टर ऊपर भी लगभग यही फैक्टर है,
लेकिन इसके अलावा थोड़ा फैक्टर और है, म्यू कॉस थीटा और है, पर ये चीज़ आपको पता है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, केवल इस एक्सपोनेंशियल को सोचिए, इस एक्सपोनेंशियल को अगर आप एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सपोनेंशियल फिर से रीजनरेट होगा, और एक्स्ट्रा एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बीटा म्यू कॉस थीटा आपको मिल जाएगा। बीटा बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड है, बीटा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, टेम्परेचर बीइंग हेल्ड कांस्टेंट। तो बीटा को कांस्टेंट रखते हुए अगर एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो बीटा म्यू कॉस थीटा, मुझे केवल म्यू कॉस थीटा चाहिए तो एक बीटा से डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिफ्रेंशिएशन इसका नहीं करेंगे, इस समेशन के लॉग का करेंगे, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में भी ये फैक्टर चाहिए। तो ये फैक्टर, ये ट्रिक हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ओके, ये जो टर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 बीटा डेल बाई डेल एच लॉग नेचुरल ऑफ द डिनोमिनेटर, इसको डिफ्रेंशिएट करो कीपिंग टी कांस्टेंट, टी मतलब बीटा कांस्टेंट, जो कि है ही एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कांस्टेंट टी पे हम इस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो m बराबर कितना हो गया, यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, 1 बीटा डेल बाई डेल एच लॉग नेचुरल, और ये क्या है, ये पार्टीशन फंक्शन तो है, ये जो डिनोमिनेटर है ये स्मॉल z तो है, तो लॉग नेचुरल स्मॉल z, उसका डेल बाई डेल एच करेंगे कांस्टेंट t पे 1 बीटा, ये मुझे क्या दे देगा, एक डाइपोल मोमेंट का, एक डाइपोल के कारण एवरेज डाइपोल मोमेंट, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटाइजेशन में, इतना। तो अगर अब मैं पूरे सैंपल पे आ जाऊँ, एक डाइपोल मोमेंट जो है उसका एवरेज कंट्रीब्यूशन मैग्नेटाइजेशन में इतना है, तो पूरे सैंपल का मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, n टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो। हम एवरेज पहले ही ले चुके हैं, एक कितना एवरेज कंप्यूट कर रहा है, तो टोटल सैंपल का मैग्नेटाइजेशन, इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, टोटल मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल जिसे हम कैपिटल लिख रहे हैं वो n टाइम्स दिस नंबर। तो n टाइम्स दिस नंबर आप लिखें, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n बाई बीटा दिस एट कॉन्स्टेंट t। अब इसको थोड़ा आप रीअरेंज करें, अगर n कांस्टेंट है, इस डिफरेंशियल में n भी कांस्टेंट है, ये भी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे, t, n। ओके, n भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सैंपल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं। ओके, तो n को अंदर ले जा सकते हैं और n log z को log z पावर n, ये हो गया। z पावर n क्या है, टोटल सैंपल का पार्टीशन फंक्शन, एक पार्टिकल का टोटल सैंपल का, ये हो गया। बीटा होता है आपका kbt डेल बाई डेल एच लॉग नेचुरल दिस, और f की डेफिनेशन ध्यान कीजिए, f होता है माइनस kbt लॉग नेचुरल z। ये kbt का फैक्टर अंदर रखो चाहे बाहर रखो, क्योंकि t को हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये अगर अंदर आप लिखें तो kbt लॉग नेचुरल z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं h के रेस्पेक्ट में, तो बेसिकली माइनस f का डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं h के रेस्पेक्ट में। सैंपल का मैग्नेटाइजेशन अगर निकालना है टोटल, तो f जो कि हम ऐसे करके निकालेंगे, उसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कीपिंग t कांस्टेंट। तो यही वाला एक्सप्रेशन है। मैं इसको डायरेक्टली भी मोटिवेट कर सकता था, पर बेसिकली ये जो इससे डील कर रहा है उसको पता है। हम जो जानते हैं, हम तो हमारा एम यहाँ पे केवल कैनोनिकल एंसेंबल के मेथड को अप्लाई करना है, तो हमारे लिए ज़्यादा सही मेथड ये है। हाँ, एक बार हमने इसे समझ लिया तब सीधे इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है इसको आप बेटर ये समझ सकते हैं। भाई हम कैनोनिकल एंसेंबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है, तो फिर मैग्नेटाइजेशन में एक का कंट्रीब्यूशन, उससे हमने एवरेज मैग्नेटाइजेशन एक डाइपोल का कंप्यूट किया, फिर पूरे सैंपल का, तो ऑटोमेटिकली ये इमर्ज हो रहा है। ओके, सो दिस, तो अब मैं इसे यूज़ करने की स्थिति में आ गया हूँ। कैपिटल M मुझे निकालना है इस फॉर्मूले से, मुझे F चाहिए, F के लिए मुझे कैपिटल Z चाहिए, कैपिटल Z के लिए मुझे स्मॉल z चाहिए। तो इवैल्यूएशन केवल अब स्मॉल z का करना है, बाकी फिर स्मॉल फैक्टर्स हैं, स्मॉल z ये रहा। अब हम इस पर लौटेंगे। ओके, स्मॉल z। अब यहाँ से एक्चुअली क्लासिकल और क्वांटम केस यहाँ से शुरू होता है। एक्चुअली आज मैं केवल क्लासिकल केस की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम केस की कैलकुलेशन करेंगे। बट क्लासिकल केस में z हमने इस तरह से बनाया था, लेकिन लास्ट में हम इस फॉर्म में ले आए थे। ये मुझे ये इवैल्यूएट करना है। ओके, मैंने 3 डायमेंशनल फिगर यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। ये पर्टिकुलर कोई डाइपोल है, h के साथ ये एंगल बना रहा है, इसका एंगल थीटा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स के ओरिएंटेशन हो सकते हैं जिनका एंगल स्टिल थीटा हो। फाई वेरी कर सकता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए थीटा और फाई की वैल्यू फिक्स्ड है, लेकिन किसी दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए फाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। इनफैक्ट मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, थीटा और फाई दोनों कंटिन्यूसली वेरी कर सकते हैं। थीटा खुद 0 से पाई तक वेरी कर सकता है, और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, माना थीटा बराबर 30 डिग्री, उस 30 डिग्री के लिए भी फाई का वेरिएशन 0 से 2 पाई तक हो सकता है।
तो मुझे ये जो समेशन को अब मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि थीटा का वेरिएशन कंटिन्यूस है, पर ध्यान ये रखना है थीटा के वेरिएशन के साथ हर थीटा के साथ फाई का वेरिएशन भी शामिल है। ओके दिस, ये समेशन हम कहाँ करते हैं, ऑल पॉसिबल एनर्जीज़ के ऊपर, या यहाँ पे एनर्जी का मतलब एक डाइपोल की एनर्जी उसके ओरिएंटेशन इन फिजिकल स्पेस पे डिपेंड करते हैं, मतलब मुझे इंटीग्रेशन थीटा और फाई के ऊपर करना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडियल गैस में जब हमने किया था समेशन से ही हमने स्टार्ट किया, बाद में हमने कहा इंटीग्रेशन करने के लिए हम फेज स्पेस में गए थे। पी और एक्स वाला जो स्पेस होता है मोमेंटम और कोऑर्डिनेट से मिला के जो 6 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ फेज स्पेस के कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो कंसेप्ट इस तरह से अराइज भी नहीं हो रहा है, मोमेंटम और कोऑर्डिनेट्स का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन मेन चीज़ ये है, मुझे केवल ये सम करना है सारी पॉसिबल एनर्जीज़ के ऊपर या सारी पॉसिबल स्टेट्स के ऊपर। ये सम मैं किसी भी तरीके से कर दूं तो मेरा ये जेड निकल जाता है। तो आप फेज स्पेस के टर्म्स में हमको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, वो हम कर भी नहीं रहे हैं। हम सिंपली सारी थीटा फाई ओरिएंटेशंस के ऊपर एक्चुअल फिजिकल स्पेस में थीटा और फाई की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। तो इस समय तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि फेज स्पेस तो एक ट्रिक है जहाँ पे पी और एक्स के टर्म्स में वेरिएशन है, फेज स्पेस में जाके हम उस समेशन को कर देते हैं। अदरवाइज इस केस में हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं समेशन को। ये समेशन इट बार बीटा म्यू एच कॉस थीटा, ये क्या है, 3 डायमेंशन में सॉलिड एंगल। माना मेरा डाइपोल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिसे हम कहते हैं थीटा फाई डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के लिए थीटा की वैल्यू थीटा, फाई की वैल्यू फाई, सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो इस डायरेक्शन के में अगर आप एक छोटा सी सॉलिड कोन कंसिडर करें, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, जो कि मैथमेटिकली इतने के बराबर होता है, तो इस सॉलिड एंगल के अंदर के जितने डाइपोल्स हैं, क्योंकि ये सॉलिड एंगल स्मॉल है, तो इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक डाइपोल का कंट्रीब्यूशन इतना, इस वाले फैक्टर में, इस समेशन में एक डाइपोल का कंट्रीब्यूशन इतना, और स्मॉल सॉलिड एंगल के अंदर जितने हैं उनका कंट्रीब्यूशन दिस इनटू दिस। इस सॉलिड एंगल के अंदर जितने डाइपोल्स हैं उनके लिए थीटा का वेरिएशन इतना कम है कि उन सब के कंट्रीब्यूशन को आप कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस छोटी सी रेंज के अंदर, इस छोटे से सॉलिड एंगल के अंदर जितने डाइपोल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन लेने के लिए दिस इनटू दिस, और फिर पूरे स्पेस में ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस के ऊपर सम करना है, सारी पॉसिबल एनर्जीज़ के ऊपर। तो इस एक्सप्रेशन को थीटा और फाई के ऊपर रेलिवेंट रेंज पे इंटीग्रेट कर दो, थीटा 0 टू पाई, फाई दिस। ये एक्चुअल फिजिकल स्पेस में इंटीग्रेशन है, फेज स्पेस में नहीं है। ओके, नॉट एन इंटीग्रेशन इन फेज स्पेस। और क्योंकि ये फेज स्पेस में इंटीग्रेशन नहीं है तो यहाँ h⁻3n या h⁻3 के फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आइडियल गैस में आप ही देख लें या जनरल केस में, यहाँ हम डी ओमेगा लेते हैं फेज स्पेस का एलिमेंट्री वॉल्यूम, लेकिन फिर वहाँ h⁻3n के फैक्टर से भी डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ कुछ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आइडिया ये है, वी जस्ट नीड टू सम और इंटीग्रेट ओवर ऑल पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़। मुझे ये समेशन या इंटीग्रेशन करने का सेंस ये है, भाई सारी एनर्जी वैल्यू बता दो। अगर आप मुझे एक एक एनर्जी वैल्यू बता दें, मैं प्लस 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 करके भी कर सकता हूँ। कंटिन्यूस केस है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर इंटीग्रेशन ऐसा किसी ने नहीं रखा, फेज स्पेस में जाके ही होगा हर केस में। जहाँ पी और एक्स वेरिएबल्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, वहाँ फेज स्पेस में जाके हम इंटीग्रल करते हैं डी ओमेगा बाई h⁻3n का फैक्टर लेके। लेकिन यहाँ एक्चुअल फिजिकल स्पेस में जाके इंटीग्रल किया जाएगा। ओके दिस, we just need to sum or integrate over all possible energy values which in this case corresponds to all possible orientations in physical space। एनर्जी की अलग अलग वैल्यू कैसे आ रही हैं, डाइपोल अलग अलग एंगल पे रहेगा, अलग अलग थीटा फाई पे रहेगा, तो सारे थीटा फाई का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो तो आपको पार्टीशन फंक्शन मिल जाएगा। ओके अब ये इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। दिस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन मुझे करना है फाई का ही नहीं है, तो फाई का इंटीग्रेशन आप सीधे सीधे 0 से 2 पाई के बीच कर सकते हैं, 2 पाई फाई इंटीग्रेशन। इसे आप एक तरह से डीजेनरेसी फैक्टर सोच सकते हैं। एक थीटा के करस्पॉन्डिंग फाई की बहुत सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल थे, तो वो कुल मिला के कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 पाई। अब ये न्यूमेरिकल फैक्टर इस तरह से नहीं है डीजेनरेसी की 1 2 3 4 हम हाथ पे काउंट कर सकें, बट वो डीजेनरेसी फैक्टर ही है वैसे फाई के करस्पॉन्डिंग। ओके 2 पाई 0 टू पाई दिस इंटीग्रल। सब्स्टिट्यूशन से ये इंटीग्रल बहुत आराम से हो जाता है। पुट कॉस थीटा इक्वल टू टी बीटा म्यू एच टी, और माइनस साइन थीटा डी थीटा की जगह डी टी, सो माइनस डी टी। और लेकिन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन cos 0 बराबर 1 होता है और cos पाई बराबर -1। इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब करके आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को -1 टू +1 बना सकते हैं। और फिर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वेरी इजी, इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है तो बीटा म्यू एच से डिवाइड हो जाएगा -1 to 1। लिमिट्स आप पुट कर दें तो एक बार प्लस एक्सपोनेंशियल, एक बार बीटा म्यू एच, टी की जगह +1, एक बार टी की जगह -1, लोअर लिमिट सब्ट्रैक्टेड e⁻ बीटा। ये आ गया। इसको और इजी फॉर्म में लिखने के लिए
इस एक्सप्रेशन को अगर हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पाई अपॉन बीटा म्यू एच, और एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव माइनस एक्सपोनेंशियल नेगेटिव अपॉन 2, ये होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ओके, नॉट साइन एंड कॉस जो कि इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल के टर्म में होते हैं, दिस इज साइन हाइपरबोलिक। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटा म्यू एच। तो एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन क्लासिकल अप्रोच में हमने निकाल दिया है दिस। तो मोर और लेस आवर जॉब इज़ डन। ओके, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर के लिए केवल कॉस हाइपरबोलिक एक्स भी लिखा है। इसको अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही, इसका ये, ओके, ये एक दूसरे के डिफ्रेंशिएशन होते हैं लेकिन एक्सप्रेशंस डायरेक्टली ये हैं। ओके, मैग्नेटाइजेशन जैसे हमने देखा, जो कि हमारा इंटरेस्ट है निकालने में, कि एच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे किसी टेम्परेचर टी पे अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो किस हद तक उसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप होने वाला है। वो एफ खुद ये माइनस के बी टी लॉग नेचुरल जेड खुद एक पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन पावर एन। अगेन रिमाइंडर, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन का फैक्टर नहीं लेना है इस समय, डिस्टिंग्विशेबल हैं, सब कुछ आपके सामने है। जेड ये रहा, इसको एन पावर्स रेज करोगे लेकिन लॉग है तो एन को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस एन के बी टी लॉग ऑफ दिस। ओके, इस डिफ्रेंशिएशन में खुद एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस खत्म, एन के बी टी एच के रेस्पेक्ट में इस चीज़ के लॉग का डिफ्रेंशिएशन। इस लॉग को अगेन मैंने कई पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 4 पाई बाई बीटा में, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन मुझे एच के रेस्पेक्ट में करना है। तो जो एच से इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं उनको अलग कर दो, प्लस लॉग नेचुरल न्यूमरेटर का अलग, बीटा म्यू एच का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। ओके, इसका बीटा म्यू मैं यहाँ लिख चुका हूँ, 4 पाई अपॉन बीटा म्यू। इस फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करना बड़ा आसान रहेगा। बीटा टी का फंक्शन है पर टी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है डिफ्रेंशिएशन, 0 लॉग का डिफ्रेंशिएशन अपॉन साइन, फिर साइन हाइपरबोलिक का खुद डिफ्रेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक, और एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बीटा म्यू का एक फैक्टर, लॉग एच का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन एच। बीटा म्यू अगर आप कॉमन ले लें तो एन के बी टी बीटा म्यू, कॉस हाइपरबोलिक ओवर साइन हाइपरबोलिक इस कॉट हाइपरबोलिक, और यहाँ बीटा म्यू आपने कॉमन लिया है तो यहाँ इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है, बीटा म्यू कॉट हाइपरबोलिक का आर्गुमेंट बीटा म्यू एच है और तब ये भी बीटा म्यू एच बन जाता है। ओके, तो एक ही आर्गुमेंट हो जाता है दोनों जगह, और बीटा होता है खुद के बी टी, तो 1 अपॉन के बी टी, तो ये कैंसिल, तो यू सिंपली गेट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज n टाइम्स म्यू कॉट हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच -1 अपॉन बीटा म्यू एच। अगर ये फैक्टर नहीं होता या इसकी वैल्यू 1 होती, ये वो आइडियल सिचुएशन थी अगर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लगाया और सारे के सारे डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाते तो हर डाइपोल का टोटल मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होता। इसका भी कंट्रीब्यूशन म्यू, दूसरे का भी म्यू, तीसरे का भी म्यू, तो सारा मिला के मैग्नेटाइजेशन कितना बनता, n टाइम्स म्यू। पर ये तब होता अगर टेम्परेचर का रोल नहीं होता। ये फैक्टर आप देख रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, बीटा 1 अपॉन के टी। टेम्परेचर का जो रोल है मैग्नेटाइजेशन में वो यहाँ है। यस, अगर ये फैक्टर 0 के करीब है तो मैग्नेटाइजेशन 0 के करीब होगा, नहीं है मैग्नेटाइजेशन ऑलमोस्ट 0, और अगर ये फैक्टर 1 के करीब है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर, इफ दिस फैक्टर इज इक्वल टू 1 वी गेट m इक्वल टू n म्यू, मतलब ऑल द डाइपोल्स आर परफेक्टली अलाइंड अलॉन्ग द फील्ड। अगर ऐसा हो किस कारण से, अगर ये फैक्टर माना हो सके कि अगर ये 1 बन जाए तो मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम कहेंगे कंप्लीट अलाइनमेंट, सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो चुके हैं। ओके, बस, और इस चीज़ को हम नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं n म्यू। ये जो फंक्शन है कॉट हाइपरबोलिक x -1 अपॉन x, इस फंक्शन को कहा जाता है लैंजविन फंक्शन। ओके, पैरामैग्नेटिज्म की थ्योरी सबसे पहले लैंजविन डेवलप की थी इस तरह से, तो वहाँ पे ये जो फंक्शन ओरिजिनेट हुआ था, जो आर्ग्यूमेंट यहाँ है वही आर्ग्यूमेंट यहाँ भी है, तो ये जो फंक्शन है बाय इटसेल्फ, इसे हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर देते हैं लैंजविन फंक्शन। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, कॉट हाइपरबोलिक और 1 अपॉन x इनवर्स से हमने निकाला है, बट पैरामैग्नेटिज्म में इसने बार बार यूज़ होना है, तो लेट्स डिफाइन इट एज अ न्यू फंक्शन कॉल्ड दी लैंजविन फंक्शन। लैंजविन फंक्शन को अगर हम x के साथ प्लॉट करें, मैं x के टर्म में बात कर रहा हूँ अभी, बीटा म्यू एच नहीं, x के टर्म में अगर आप Lx को प्लॉट करें जो कि इस तरह से डिफाइंड है, तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह का आता है। x जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और जैसे जैसे x बढ़ता है, सॉरी, जब x 0 होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, और जैसे जैसे x बढ़ता है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, और फाइनली इसकी मैक्सिमम वैल्यू केवल 1 हो सकती है। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू बनेगी 1, और वो भी कब,
जब x बराबर इन्फिनिटी, मतलब इस वैल्यू को भी ये एसिम्प्टोटिकली अप्रोच करता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, बहुत आगे जाके इन्फिनिटी पे जाके इनफैक्ट। ओके, तो इस तरह से ये फंक्शन, इसकी ग्रोथ इस तरह से है। ओके, दिस द लैंग्वेज फंक्शन। हमारे केस में जो x है बीटा म्यू एच, बीटा म्यू एच मतलब म्यू एच अपॉन के टी, ये वो पॉइंट आ गया। म्यू एच मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, एक एक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है, ये उसका मेज़र है। म्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपने एक बार अपना पैरामैग्नेटिक सॉल्ट पिक कर लिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल पिक कर दिया, म्यू फिक्स हो गया, एक एक डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एच आप जरूर वेरी कर सकते हैं, हाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एच वेरी करने का मतलब आप मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी को वेरी कर रहे हैं। के टी, के कॉन्स्टेंट, टी थर्मल एनर्जी, कम टेम्परेचर पे किया एक्सपेरिमेंट तो थर्मल एनर्जी कम है, ज़्यादा टेम्परेचर पे किया तो ये एक्स फैक्टर या बीटा म्यू एच जो है ये एक्चुअली इन दोनों की फाइट है। द फाइट बिटवीन मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी और बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विद थर्मल एनर्जी, बेसिकली टेम्परेचर, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स म्यू एंड के, ये इन दोनों की लड़ाई है मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर की। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीतेगा, अब जीतने का मतलब समझ रहे हैं आप, मैं एच और टी को सीधे कंपेयर नहीं कर सकता, डायमेंशनली अलग चीज़ें हैं, बट एनर्जी स्केल पे दोनों को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं उसे कहूँगा ऐसी, अगर ये टर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब अब केवल क्वालिटेटिव नहीं है, अब क्वांटिटेटिव हो चुका है। क्वांटिटेटिवली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब म्यू एच के टी से ज़्यादा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, लार्ज। आप लैंजुइन फंक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे एक्स की लार्ज वैल्यू के लिए, जो कि 1 के करीब होती है। लेकिन अगर इन्वर्स सिचुएशन है, टेम्परेचर डोमिनेट कर रहा है, ये वाला फैक्टर ज़्यादा है, टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूनिट, तो ये फैक्टर 1 से बहुत कम, 0 के करीब बनेगा, तब लैंजुइन फंक्शन की ये वाली वैल्यू इंटरेस्टिंग होगी। तो लेट्स गो अबाउट दैट। ओके, और हाँ, यहाँ से आप फिर से एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी, एवरेज डाइपोल मोमेंट कंप्यूट कर सकते हैं। m टोटल सैंपल का मैग्नेटाइजेशन है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, अगर आप m को n से डिवाइड कर दें तो एक डाइपोल का एवरेज डाइपोल मोमेंट तो मिलेगा, वो फिर से वो कितना हो जाएगा, अगर मैं n के फैक्टर से यहाँ डिवाइड कर दूँ, म्यू टाइम्स द लैंजुइन फंक्शन, म्यू टाइम्स द लैंजुइन फंक्शन। ओके, और आगे के डिस्कशन के लिए हम माना केवल यूनिट सैंपल की बात कर रहे हैं, माना पैरामैग्नेटिक सॉल्ट का आपके पास बड़ा या छोटा सैंपल था, पर उसके बजाय आप उसका यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे हम कुछ इस तरह की चीज़ें डिफाइन करना चाह रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम अगर हम कंसिडर करें तो हमारे डिस्कशन में कुछ चेंज नहीं होने वाला। यूनिट वॉल्यूम में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, माना हम उसको n नॉट कह रहे हैं, अभी तक हम कह रहे थे वॉल्यूम की हमने बात भी नहीं की, लेकिन हमारे सैंपल में n पार्टिकल्स थे, माना यूनिट वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स का नंबर है n नॉट। ओके, तो तब यूनिट सैंपल का जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम m नॉट दिखाएंगे, फॉर यूनिट सैंपल मैग्नेटाइजेशन इज m नॉट, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, n नॉट, m की जगह m नॉट, n की जगह n नॉट। यस, मैग्नेटाइजेशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये क्वांटिटी मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटाइजेशन उत्पन्न हो रहा है। ओके, दिस, सो दैट गोज लाइक दिस। इसका दो एक्सट्रीम केस देखते हैं। लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत लो है, टेम्परेचर लो है, लो का मतलब अगेन कंपैरिजन आप बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे, बट क्वालिटेटिवली या तो टेम्परेचर लो है या सॉरी हाई टेम्परेचर नहीं, हाई एच, या मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुल मिला के ये रेशो जो है ये अगर बहुत लार्ज है, न्यूमरेटर लार्ज हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो, मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किसके बनस्पत, किसके बजाय, थर्मल एनर्जी के बजाय। अगर ये सिचुएशन किसी भी तरह से अपेयर हो रही है, ये बहुत कम या ये बहुत ज़्यादा या दोनों सिचुएशन भी एक साथ हों, तो ये जो रेशियो है ये बहुत लार्ज बनेगा, x बहुत लार्ज। और जब x बहुत लार्ज होता है तो लैंजुइन फंक्शन का बिहेवियर 1 के करीब होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 1 इसे मान लें कि हम इतनी हाई मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है और सैंपल का टेम्परेचर इतना लो है कि x बहुत लार्ज है और x लार्ज है, तो लैंजुइन फंक्शन 1। तो अगर लैंजुइन फंक्शन 1 हो गया तो मैग्नेटाइजेशन जो है यूनिट वॉल्यूम का n0 टाइम्स में, ये हम क्वालिटेटिवली भी पहले समझ चुके हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड सुपर स्ट्रॉन्ग है और टेम्परेचर का ज़्यादा फर्क नहीं है, टेम्परेचर बहुत वीक है, लो टेम्परेचर है, थर्मल एजिटेशन डाइपोल्स को ज़्यादा डिसोरेंट नहीं कर पा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ओरिएंट हो जाएंगे। तो एक एक का कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में म्यू, तो n0 का कंट्रीब्यूशन n0 टाइम्स म्यू। और ये मैग्नेटाइजेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। कितना मैग्नेटाइजेशन यूनिट सैंपल का हो सकता है, सबसे ज़्यादा इतना ही हो सकता है। सारे के सारे इसी डायरेक्शन में आ जाएँ तो सब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
बाकी नहीं तो क्या होगा, सबका कंट्रीब्यूशन का केवल एक कंपोनेंट आ रहा है डायरेक्शन में, म्यू कॉस थीटा आ रहा है केवल, लेकिन ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। ओके तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो सकती है वो तब अचीव होगी आप एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे हों, T टेंडेंस टू जीरो वाला केस आप सोच सकते हैं। ओके या हाई मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी उसे कह सकते हैं। ओके और इसका जो अपोजिट केस है, अगर टेम्परेचर हाई हो या मैग्नेटिक फील्ड लो हो या दोनों ही चीज़ें हों, तो ये बीटा म्यू एच, जिसे हमने, जो कि एक्चुअली म्यू एच अपॉन के टी है, जिसे हमने एक्स लिखा है, ये 1 के मुकाबले स्मॉल होगा। अब 1 के मुकाबले स्मॉल होने पे आप इसकी वैल्यू 0 ना रखें। 0 तो ये तब बनेगा जब एग्जैक्टली x 0 होगा। x 0 होने के लिए या तो टेम्परेचर को इन्फिनिटी होना पड़ेगा या h को 0, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है या दिस, वो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, टेम्परेचर इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया तो आप मैग्नेटाइजेशन की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू में हमारा इंटरेस्ट x = 0 के लिए नहीं है, पर वेरी स्मॉल वैल्यूज़। तो लैंजुइन फंक्शन की अगर आप एक्सपेंशन करें, ओके, इनफैक्ट दिस वीडियो हैज़ टर्न्ड ब्लैक ओवर हेयर। ओके तो लेट मी पॉज दिस वीडियो ओवर हेयर, और मैं नेक्स्ट वाले में इससे स्टार्ट करके क्वांटम वाले केस को डिस्कस करूँगा। ओके बट लेट मी पॉज दिस वीडियो ओवर हेयर।